शुरू करें? ठीक है, आवाज आ रही है क्लियर? क्लास में आवाज आ रही है सबको? ठीक है। देखिए आज हम जो है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे उसका पहला चैप्टर जो है उसको हम देखेंगे, और पहले चैप्टर का नाम जो है वो है आपका वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो कंसेप्ट है वो तो समझे ही समझे, और उसके साथ साथ जो है हम ये भी देखेंगे कि इसमें डेटा जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको भी हम देखते जाएंगे। देखिए इस चैप्टर में दो तीन बड़ी बातें हैं जो कंसेप्ट के हिसाब से हमें पता होनी चाहिए। एक तो जीडीपी, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीडीपी के बारे में मोटा मोटा आइडिया होगा। इंडियन इकोनॉमी की क्लासेज में हम उसको और थोड़ा डीप में देखेंगे, लेकिन जीडीपी के साथ साथ में जीवीए का भी कंसेप्ट आएगा, उसको भी हम देखेंगे आगे कि जीवीए क्या होता है। लेकिन मोटे रूप में अगर हम यहाँ पर देखें तो डेटा आपका दो तरीके का आएगा। एक आएगा जीडीपी बेस ईयर, यानी कि जीडीपी जो है वो स्थिर मूल्यों पर कितनी होती है, और एक होती है जीडीपी मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपी प्रचलित मूल्यों पर कितनी होती है। तो हमें जीडीपी स्थिर मूल्य पर और जीडीपी प्रचलित मूल्य पर वाला कंसेप्ट जो है ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ऑफलाइन क्लास में कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी का सीधा सीधा कंसेप्ट है कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भौतिक सीमा के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विस का अंतिम मौद्रिक मूल्य, लास्ट मार्केट प्राइस क्या है, वो जीडीपी कही जाती है। और अपना फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में किसी देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ और उनका लास्ट मौद्रिक मूल्य क्या है। जैसे मान लीजिए जीडीपी जो है, मान लीजिए ये बोतल है, पानी की बोतल है, तो इस पानी की बोतल जो है मान लीजिए वो इस वर्ष इस फाइनेंशियल ईयर में ये बनी, प्रोडक्शन हुआ इसका, और इसका अगर मार्केट वैल्यू जो है वो 20 रुपये है, तो 20 रुपये हमारी जीडीपी है। ऐसे ही बोतल की है, ऐसे ही इस पेन की है। मान लीजिए इस पेन की वैल्यू अगर मार्केट प्राइस 2000 रुपये है, तो ये हमारी 2000 रुपये जीडीपी है। तो 2000 रुपये इसके और 20 रुपये इसके, तो ये 2020 रुपये। तो इस वर्ष हमारी जीडीपी होगी 2020 रुपये। जीडीपी की और डिटेल हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी की क्लास में। जीडीपी की गणना अगर करनी हो तो जीडीपी की गणना या जीडीपी से संबंधित डेटा जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है जीडीपी बेस ईयर वाला, यानी कि जीडीपी जो है वो स्थिर मूल्य वाला, कि जीडीपी स्थिर मूल्य पर क्या होती है उसको कैसे समझते हैं। और एक होता है जीडीपी बाजार मूल्य वाला। बाजार मूल्य यानी जिसको हम प्रचलित मूल्य भी कहते हैं, यानी कि जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस ज्यादा हार्ड नहीं है, ये सिंपल चीज है कि जीडीपी बेस ईयर और जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है। एक कंसेप्ट है बेस ईयर, स्थिर मूल्य। एक कंसेप्ट है मार्केट प्राइस, यानी कि अभी का मूल्य। जैसे एग्जांपल के रूप में समझिए, किसी भी सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमें जीडीपी स्थिर मूल्य पर गणना करनी हो तो हमें सबसे पहले एक बेस ईयर लेना पड़ेगा। एक क्या लेना पड़ेगा, हमें एक स्थिर साल लेना पड़ेगा, एक ऐसा वर्ष जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में, वैल्यू में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ हो। और भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने बेस ईयर जो लिया है वो 2011-12। अब ये 2011-12 का मतलब क्या है, मान लीजिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये पानी की बोतल है, 2011-12 में मान लीजिए पानी की बोतल जो है वो उसकी टोटल क्वांटिटी, टोटल कितनी थी, 100 क्वांटिटी थी, मतलब 100 पानी की बोतल 2011-12 में बनी, ठीक है। और एक जो पानी की बोतल की वैल्यू उस समय 2011-12 में थी वो 10 रुपए थी। कितनी थी, 10 रुपए थी। और मान लीजिए उस वर्ष इंडिया में केवल पानी की बोतलें बनी हो और कुछ नहीं बना हो। 2011-12 में 100 पानी की बोतल बनी, एक पानी की बोतल का मूल्य था 10 रुपए। तो जीडीपी हमारी कितनी हो गई भाई, एमआरपी है, टोटल जीडीपी कितनी होगी, टोटल वस्तुओं का उत्पादन और उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू यानी एमआरपी। एमआरपी कितनी है, 10 रुपए, और टोटल वस्तुएं कितनी बनी, 100। तो वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, कुल, तो 100 को आप 10 से गुणा करोगे तो 1000 रुपए। मैं कहूंगा कि 1000 रुपए हमारी जीडीपी है, 1000 रुपए हमारी जीडीपी है। अभी ये जो 1000 रुपए हमारी जीडीपी है ये बेस ईयर वाली है। क्यों बेस ईयर वाली है, क्योंकि हमने जो पानी की बोतल का जो मूल्य लिया है 10 रुपए, वो हमने 2011-12 का लिया है, ठीक है। अब एक
सिनेरियो देखिए, आज चल रहा है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर, अब तो 24-25 हो गया है, लेकिन जीडीपी जो है वो पिछले साल की और अगले साल का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं अपन 2024-25। अब फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2024-25। 1 अप्रैल 2024 से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हमारा ये वाला 2024-25 वाला फाइनेंशियल ईयर चलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 2024-25 में पानी की बोतलों का उत्पादन हुआ, मान लीजिए 500 क्वांटिटी में पानी की बोतलों का उत्पादन हुआ। भाई बढ़ेगा। 2011-12 में 100 पानी की बोतलें बनती थी, अब नई फैक्ट्रियां लग गई इन जो है 10-12 साल में, तो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया, तो मान लीजिए भारत में अब 500 पानी की बोतलों का उत्पादन हो रहा है। अगर मैं कहूं कि पानी की बोतल का आज मूल्य कितना है, आज मूल्य कितना है, तो मान लीजिए आज ये पानी की बोतल जो है वो कितने में मिल रही है? 20 रुपए, जनरली 20 रुपए में। तो अगर मैं आज की रेट लो 20 रुपए, तो आज की रेट मतलब क्या है? करंट प्राइस, कि इस बोतल का करंट प्राइस कितना है, इस बोतल का आज का मूल्य क्या है, इस बोतल का प्रचलित मूल्य आज कितना है, तो 20 रुपए। तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई? हमारी जीडीपी हो गई ये 5,000 और ये 10,000 रुपए। कितनी जीडीपी हो गई हमारी? 10,000 रुपए हमारी जीडीपी हो गई। 500 इंटू 20, सॉरी 1,000 रुपए, हाँ 1,000 रुपए हमारी जीडीपी हो गई। कितनी जीडीपी हो गई? 1,000 रुपए जीडीपी हो गई, ठीक है। ये तो हो गई हमारी करंट प्राइस पर। क्या हो गई? ये हमारी करंट प्राइस पर। क्या हो गई? ये हमारी करंट प्राइस पर। लेकिन मैं अगर ये कहूं, क्या कहूं कि मुझे तो बेस ईयर के आधार पर जीडीपी निकालनी है आज की, तो मैं कैसे करूंगा कि आज पानी की बोतलों का कितना उत्पादन हो रहा है? 500। कितना हो रहा है? 500। और बेस ईयर में पानी का मूल्य कितना था? रेट 10 रुपए था। 2011-12 में कितना था? 10 रुपए था। तो 10 रुपए में अगर वैल्यू लो, अच्छा ये 10,000 रुपए हुए, हाँ ये 10,000 रुपए हुए, तो ये हमारा कितना वैल्यू आया? 5,000 रुपए। अब देखो, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है मतलब, वर्तमान जीडीपी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक बेस ईयर के आधार पर और एक प्रचलित मूल्य के आधार पर। उसमें वस्तुओं की मात्रा जो होती है वो तो सेम होती है, लेकिन मूल्य अगर 20 रुपए में आज का लूं तब तो ये करंट प्राइस वाली जीडीपी आएगी, और अगर मैं 10 रुपए वाला मूल्य जो है वो बेस ईयर वाला लूं तो मुझे कौन सी मिलेगी? स्थिर मूल्यों पर जीडीपी। क्यों? क्योंकि मैंने वस्तुओं का उत्पादन तो आज का लिया है, 500 वस्तुओं का उत्पादन हुआ, लेकिन मूल्य कौन सा लिया है? मैंने बेस ईयर वाला लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये ऐसा क्यों लेते हैं? किसी साल की जीडीपी दो तरीके की आती है, ऐसा क्यों लेते हैं? उसका लेने के पीछे कारण है। 20 रुपए वाली जो जीडीपी होगी ना, उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी। क्यों नाम मात्र की जीडीपी कहते हैं? नाम मात्र की जीडीपी इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कहते हैं देखो भाई 500 बोतलों का पानी का उत्पादन तो आज हुआ, लेकिन जो ये 20 रुपए है ना, ये 20 रुपए तो महंगाई के कारण बढ़े हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 20 रुपए तो पानी की बोतल महंगी हो गई है। क्यों महंगी हो गई? हो सकता है पानी की बोतलों का उत्पादन कम हुआ हो और डिमांड ज्यादा बढ़ गई हो, ठीक है ना। और अगर वस्तुओं का उत्पादन कम हुआ है तो जीडीपी तो उतनी ही रहेगी, या इतनी जीडीपी तो नहीं होनी चाहिए, 10,000 रुपए जीडीपी तो नहीं होनी चाहिए थी। वस्तुओं का वास्तविक रूप से अगर उत्पादन होता है और मूल्य में ज्यादा परिवर्तन ना हो, तब तो जीडीपी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है। लेकिन वस्तुओं का मूल्य 500 ही है और मूल्य अगर 10, देखो मूल्य जो है वो 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गया, यानी मूल्य बढ़ गया, तो यानी कि महंगाई के कारण मूल्य बढ़ा हो। अगर महंगाई के कारण मूल्य बढ़ा है तो हमारी ये जीडीपी वास्तविक जीडीपी नहीं है, ये कौन सी है? नाम मात्र की जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी है। हमारी रियल जीडीपी क्या है? हमारी रियल जीडीपी तो ये है कि हमने मूल्य तो वही लिया 2011-12 वाला, कि पानी का मूल्य तो हम 10 रुपए ही रखेंगे, वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होना चाहिए। वास्तविक जीडीपी कौन सी होती है? वास्तविक जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसमें किसी वस्तु का मूल्य ज्यादा ना बढ़े, लेकिन वस्तु का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े। समझ में आ रहा है कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा टैक्सेस आएंगे, ज्यादा जो है वो कर मिलेंगे। तो ये बुक जो पूरी है ना, ये बुक आपकी जो है ये दो बातों पर कंसेप्ट करेगी, ये चैप्टर जो है, कि जीडीपी बेस ईयर वाली क्या होती है और जीडीपी करंट प्राइस वाली क्या होती है। अच्छा, कोई यूं कहेगा कि सर ये जीडीपी ये बेस ईयर हमने 2011-12 की लिया, 2011-12 इसलिए लिया
क्योंकि 2011-12 में वस्तुओं के मूल्य में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता थी। जैसे 2011-12 में पानी का मूल्य जो है वो 8 रुपए था, तो 10 रुपए बढ़कर हो गया, तो ज्यादा फर्क नहीं हुआ, 2 रुपए बढ़ा है। तो हमने कहा कि भाई 2011-12 में वस्तुओं के मूल्य में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए हमारा ये बेस ईयर है। तो हमारी जीडीपी का बेस ईयर क्या है? 2011-12 है। समझ में, ये मुझे समझ में आया कि नहीं आया? जीडीपी स्थिर मूल्य पर क्या होती है और जीडीपी जो है वो प्रचलित मूल्य पर क्या होती है? अच्छा, एक मुझे आप चीज बताओ, जीडीपी हमेशा प्रचलित मूल्य पर, करंट प्राइस पर ज्यादा होगी कि बेस ईयर पर ज्यादा होगी? करंट प्राइस पर ज्यादा होगी, ठीक है। करंट प्राइस पर ज्यादा क्यों होगी? इसको करंट प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू, जैसे हम ये बात कहते हैं ना, भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है या $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाना है, तो वो हमें बाजार मूल्य पर बनाना है कि स्थिर मूल्य पर बनाना है? सरकार कहती है मार्केट प्राइस पर बनाना है। मार्केट प्राइस पर तो हम $5 ट्रिलियन की जीडीपी हम जल्दी हो जाएंगे, लेकिन स्थिर मूल्य पर नहीं होंगे। स्थिर मूल्य पर कब हो सकती है? जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोडक्शन ज्यादा हो, आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो, तभी जो है आपका जो है वो जीडीपी जो है वो स्थिर मूल्य पर, रियल मूल्य पर, रियल यानी कि बेस वैल्यू पर ज्यादा हो सकती है। और बेस वैल्यू वाली जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहते हैं। ये मेंस में कभी सवाल आ जाए कि नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी में क्या अंतर है, या इंटरव्यू में पूछ ले तो आप कह लो कि भाई रियल जीडीपी सर क्या होती है? वास्तविक जीडीपी वो होती है जो स्थिर मूल्यों पर आधारित जीडीपी होती है। तो आप देखो, तो जीडीपी क्या है? तो जीडीपी बेसिकली क्या है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन है। एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कितना हुआ है, वो आपकी जीडीपी है, और ये अर्थव्यवस्था को मापने का एक महत्वपूर्ण घटक है। जीडीपी दो तरीके से निकाली जाती है, एक प्रचलित यानी कि करंट प्राइस पर, और एक स्थिर यानी कि बेस मूल्य पर। अच्छा, एक होती है शुद्ध जीडीपी, सकल जीडीपी, और एक होती है शुद्ध जीडीपी। सकल जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस जीडीपी। ग्रॉस जीडीपी वो होता है जिसमें स्थायी पूंजी का उपयोग, सीएफसी को शामिल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में क्या होता है कि एक होती है ग्रॉस जीडीपी और एक होती है नेट जीडीपी। ये भी इंडियन इकोनॉमी क्लास में पढ़ाऊंगा। ग्रॉस जीडीपी का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस जीडीपी का मतलब ये हुआ कि जो आपका मूल्य ह्रास हुआ है, मूल्य ह्रास को भी आप जोड़ते हो। जब सर ये मूल्य ह्रास क्या होता है? जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसने कहा कि हम पानी की बोतल बनाएंगे, तो उसके लिए पानी की बोतल बनानी है, तो उसके लिए क्या करेगा? वो प्लांट लगाएगा और प्लांट में खूब सारी मशीनें लाएगा, और मशीन उसने जब लाई तो मान लीजिए उसको 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ। 50 लाख रुपए में उसने मशीन लाई और 50 लाख रुपए की मशीन उसने अपने यहाँ इंस्टॉल कर दी, और वो पानी की बोतल बनाने लग गया। और पानी की बोतल मान लीजिए उसने हजारों पानी की बोतल बनाई, और उस साल उस फैक्ट्री की जो जीडीपी थी वो मान लीजिए 1 लाख रुपए की थी। उसने 1 लाख रुपए की पानी की बोतल बनाई, और 1 लाख रुपए की पानी की बोतल उन्होंने बाजार में जो है वो बेच दी। तो उस फैक्ट्री की जो जीडीपी हो गई कि भाई 1 लाख रुपए की 1 लाख पानी की बोतल बनाई, और 20 रुपए एक बोतल का रेट है, तो 20 लाख रुपए उस फैक्ट्री की जीडीपी हो गई। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो उसने कहा कि मेरे पास 20 लाख रुपए आए, तो वास्तव में उसके पास 20 लाख रुपए नहीं आए। जब पानी की बोतल बनी होगी तो उसकी फैक्ट्री में जो मशीनें लग रही है उसमें घिसावट हुई होगी। घिसावट का मतलब मशीन कभी खराब भी होगी, मशीन को ठीक भी करवाया होगा कि नहीं होगा? मशीन के कल पुर्जे खराब हो जाते हैं, उसको नए लगवाए होंगे, तो वो कहेगा कि देखो 20 लाख रुपए तो मेरे पास में आए हैं, लेकिन 3 लाख रुपए मुझे वापस लगाने पड़े मेरे फैक्ट्री में। क्यों लगाने पड़े? क्योंकि मुझे जो है ना, मुझे मेरी जब ये पानी की बोतलें बना रहा था तो उसमें जो है मेरी मशीनें खराब हो गई थी, इंस्ट्रूमेंट मुझे ठीक करवाने पड़े थे, तो वास्तव में तो मुझे 17 लाख रुपए मिले। तो मेरी नेट जीडीपी कितनी हुई? 17 लाख रुपए, लेकिन ग्रॉस जीडीपी कितनी हुई? 20 लाख रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब भी ग्रॉस जीडीपी होगी तो उसमें तो मूल्य ह्रास जो है उसको जोड़ा जाएगा। मूल्य ह्रास मतलब कि स्थायी पूंजी का जो उपयोग करोगे। स्थायी पूंजी क्या होती है? स्थायी पूंजी जो क्या होती है? आपकी स्टेबल कैपिटल होती है आपका मशीन, ठीक है ना, आपकी जमीन जिसका आप उपयोग कर रहे हो, तो उसको आप जोड़ोगे। लेकिन नेट जीडीपी में क्या होगा? मूल्य ह्रास, सीएफसी को क्या करोगे? हटा दोगे। तो अभी जीडीपी की बात करते, तो जीडीपी बेसिकली क्या है कि जीडीपी जो है वो किसी देश की, किसी राज्य की एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कुल वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ, गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन हुआ, उनका लास्ट
मौद्रिक मूल्य क्या है, वो जीडीपी। जीडीपी दो तरीके से होती है, एक स्थिर मूल्य के आधार पर और एक प्रचलित मूल्य के आधार पर। स्थिर मूल्य हमारा कौन सा है, 2011-12। 2011-12 की रेट के अनुसार आज अगर हम वस्तुओं का उत्पादन या उसकी गणना करें तो वो स्थिर मूल्य पर जीडीपी है। और प्रचलित मूल्य यानी कि करंट प्राइस पर, बाजार मूल्य पर अगर हम गणना करें तो वो प्रचलित जीडीपी है। अच्छा, इसको वास्तविक जीडीपी कहते हैं और ये हमारे आर्थिक विकास को प्रदर्शित करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाएगी। क्यों दिखाएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को? वो कहेगा कि वास्तव में आपकी 100 वस्तुएं पहले बनती थी, अब बनकर 200 वस्तुएं हो गई है, ठीक है ना। और 10 रुपए आपके जीडीपी, पहले तो 1000 रुपए आपकी जीडीपी थी, अब 10 रुपए पानी के बोतल से आपकी 2000 रुपए जीडीपी हो गई है। ये 2000 रुपए जो जीडीपी आई है, पहले 1000 रुपए की जीडीपी थी, अब 2000 रुपए की जीडीपी थी, वास्तविक है। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि इसमें वैल्यू ज्यादा ली। जैसे पानी की बोतल पहले 100 बनती थी, ठीक है ना, और 10 रुपए जो है वो जीडीपी थी, तो 10 रुपए एक की वैल्यू थी, तो 1000 रुपए की जीडीपी आती थी। अब पानी की बोतलें जो है वो तो 110 ही हुई है, 10 ही बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 10 बढ़ी है। लेकिन मूल्य जो है वो 20 बढ़ गया है, समझ आए? मूल्य जो है वो 20 बढ़ गया है। तो ये जो आपकी जो जीडीपी आएगी 2200 रुपए, ठीक है ना, 2200 रुपए जो जीडीपी आएगी, तो ये वास्तविक जीडीपी नहीं है, ये नॉमिनल जीडीपी है। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तुओं का जो उत्पादन है तो वो तो केवल 10 रुपए बढ़ा, 10 क्वांटिटी बढ़ी है, यानी कि पहले 100 बोतल बनती थी, अब 110 बोतल बढ़ी है, लेकिन रेट 10 से 20 हो गया है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रदर्शित नहीं करती है, लेकिन ये आपके आर्थिक विकास को प्रदर्शित करती है। इसमें वस्तुओं की जो मात्रा हुई है, क्वांटिटी में परिवर्तन जो होता है वो स्थिर जीडीपी में शामिल होता है। जैसे पहले 100 वस्तुएं बनती थी, अब 200 वस्तुएं बन रही है, कल 300 वस्तुएं बन रही है, तो वस्तुओं के उत्पादन, प्रोडक्शन में जो वृद्धि हो रही है वो तो इसमें काउंट होती है स्थिर में, लेकिन मूल्यों में जो वृद्धि होती है वो स्थिर जीडीपी में काउंट नहीं होती है। लेकिन इसमें दोनों होती है, इसमें दोनों होती है। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हुआ है वो भी शामिल होता है, और वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन हुआ है वो भी शामिल होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ आप, समझ में आएगा? कल आपसे ये सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जीडीपी के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, वस्तुओं के मूल्य वैल्यू में परिवर्तन और वस्तुओं की क्वांटिटी मात्रा में परिवर्तन दोनों को शामिल किया जाता है? और ऑप्शन दे दे कि स्थिर मूल्य पर जीडीपी या प्रचलित मूल्य पर जीडीपी, तो आंसर क्या होगा आपका? प्रचलित मूल्य पर जीडीपी, मार्केट प्राइस पर जीडीपी। अब इस आधार पर देखिए, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई है कि जीडीपी हमेशा सबसे ज्यादा कौन सी होगी? करंट प्राइस पर जीडीपी हमेशा सबसे ज्यादा होगी। कल इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई करंट प्राइस पर, या आरएस मेंस पे सवाल आ जाए, आजकल तो थोड़ा यूपीएससी वाला ट्रेंड आया है कि करंट प्राइस पर जीडीपी जो है वो ज्यादा क्यों होती है, क्यों ज्यादा होती है? तो आप कहोगे कि सर उसमें वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। देखो, स्थिर मूल्य पर जीडीपी राजस्थान की कितनी है? लगभग 8,45,115 करोड़। आप देखो, अब आपके पास इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें आप देखो स्थिर मूल्य पर, बेस ईयर पर जीडीपी राजस्थान की कितनी मिलेगी? 8,45,115 करोड़ रुपए। यानी कि 2023-24 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में राजस्थान में एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ था उसका लास्ट मौद्रिक मूल्य कितना था? लास्ट अंतिम मूल्य कितना था? 8,45,115 करोड़ रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजस्थान में खूब सारी वस्तुएं बनी होगी, कुर्सी बनी होगी, पेन बना होगा, मोबाइल बने होंगे, मोटरसाइकिल बने होंगे, है ना, ऑयल का उत्पादन हुआ होगा, गैसेस का उत्पादन होगा, खनिज का उत्पादन हुआ होगा। इन सब का जो लास्ट मौद्रिक मूल्य, इन सब मूल्यों को जोड़ दिया गया, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का, सर्विस का, उनकी सबकी मार्केट प्राइस जोड़ दी गई। तो राजस्थान की जीडीपी लास्ट ईयर कितनी आई? 8,45,115 करोड़ रुपए। लेकिन ये किस आधार पर लिया? अब देखो ये मजेदार चीज, ये 8,45,115 करोड़ क्या है कि भाई राजस्थान में मान लीजिए कि 200 जो है वो कृषि के उत्पादनों का, 200 वस्तुएं जो है वो कृषि से आई, ठीक है, 100 वस्तुएं जो है वो इंडस्ट्री से आई, और 300 वस्तुएं जो है वो आपकी सर्विस से आई। तो टोटल वस्तुएं कितनी हुई? 300 और 100, 400 और 2, 600 वस्तुएं, 600 वस्तुएं। अब एग्रीकल्चर का जो आज का मूल्य कितना है? मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 20 रुपए है, और इसका जो है मान लीजिए इंडस्ट्री का जो है मान लीजिए 50 रुपए, और सर्विस का मान लीजिए जो है 100 रुपए। तो ये आज की वैल्यू ली 2022-23 की, तो आज की वैल्यू लोगे तब तो क्या आएगी? प्रचलित मूल्य पर जीडीपी आ जाएगी, ठीक है ना। प्रचलित मूल्य आज की, अगर वस्तुएं तो 600 ही लो, लेकिन आज के अनुसार गणना करूं तो ये प्रचलित मूल्य पर जीडीपी आ गई। लेकिन मैं कहूं कि 600 वस्तु आज उत्पादन हुआ, लेकिन
2011-12 में एग्रीकल्चर की वस्तुओं का रेट जो है वो कितना था, तो 5 रुपए था। इंडस्ट्री का कितना था, 10 रुपए था। और सर्विस का कितना था, 50 रुपए था। इस 600 वस्तुओं को इनसे गुणा करो तब तो स्थिर मूल्य पर जीडीपी आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 600 वस्तुओं की आज के मूल्य से गणना करो तो प्रचलित मूल्य पर जीडीपी आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रचलित मूल्य पर जीडीपी देखो लगभग आप देखोगे तो डबल दिख रही है। डबल दिख रही है। एक कितना हुआ, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,28,385 करोड़। अब ये कितनी है, 8,45,115 करोड़। प्रचलित मूल्य पर जीडीपी कितनी आती है, 15,28,000। डबल आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है डबल। क्यों आ रही है डबल? समझ में आया है क्यों आ रही है डबल? क्योंकि करंट प्राइस के अंदर बाजार मूल्य शामिल है, आज का मूल्य शामिल है, ठीक है ना। लेकिन स्थिर मूल्यों पर 2011-12 का मूल्य शामिल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। इसके आधार पर अगर आप देखो जीडीपी की वृद्धि दर जो है वो लगभग 8% के आसपास है और प्रचलित मूल्य में लगभग 12.56% के आसपास जीडीपी की वृद्धि दर। 12.56 क्यों आई होगी? यहां पर 8% क्यों आई है? क्योंकि 8% इसलिए है क्योंकि स्थिर मूल्य पर है, जहां पर इन्फ्लेशन का योगदान ना के बराबर है। यहां पर 12% जीडीपी की वृद्धि दर है, यानी कि पिछले साल जो है वो कम होगी और उसमें 12% की वृद्धि होकर आज जो है वो 15 लाख हुई है। तो 12% में उसमें इन्फ्लेशन का मूल्य भी शामिल होगा। सीएजीआर क्या होता है? सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होती है, जिसको कहते हैं चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर, कि भाई हर साल उसमें चक्रवर्ती रूप से जो है वो कितनी वार्षिक वृद्धि दर हो रही है। ये तो केवल पिछले साल की वृद्धि दर है, लेकिन पिछले 10 सालों का अगर ट्रेंड देखें तो उसमें चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर जो है वो लगभग 5% के आसपास है और इसमें 11% के आसपास है। ये चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर जो होती है वो औसत होती है। वो क्या होती है? औसत होती है। अब कल आपको इंटरव्यू में पूछ ले कि आप बताओ राजस्थान का जो है वो राजस्थान की जीडीपी 2023-24 में बेस प्राइस पर कितनी थी, तो आपको मोटे मोटे रूप में पता होना चाहिए कि सर 8,45,000 करोड़ रुपए के आसपास हमारी जीडीपी थी। अच्छा ये बताओ आपकी करंट प्राइस पर, प्रचलित मूल्य पर हमारी जीडीपी कितनी थी, तो सर आप कहोगे कि सर लगभग 15 लाख जो है और 28,000 करोड़ के आसपास हमारी जीडीपी थी। ठीक है। वो कहेंगे कि ग्रोथ रेट कितनी है स्थिर मूल्य पर, तो 8% और यहाँ पर कितनी है, तो लगभग 12% है। ये राजस्थान में वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन पिछले साल हुआ था उसका कुल मौद्रिक मूल्य है बेस ईयर पर। ठीक है, इतना हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और देखनी है, ये जो जीडीपी हमारी बढ़ रही है इसकी जो ग्रोथ रेट है क्या वो कंटिन्यू बढ़ रही है? कि पहले 2% थी, 2010-11 में 2% थी, 11-12 में जो है वो 3% हुई, 13-14 में 4% हुई, क्या ऐसे बढ़ रही है? नहीं, एक जैसी नहीं बढ़ रही है। कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। देखो जीडीपी हमारी, आप देखो अगर स्थिर मूल्य पर अगर आप जीडीपी देखोगे, स्थिर मूल्य पर आप जीडीपी देखोगे तो 2019-20 में हमारी जीडीपी लगभग 6,78,000 करोड़ के आसपास थी। इसको याद नहीं करना है, ट्रेंड समझना है। 6,78,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। इस 20-21 में हो गई 6,65,000 के आसपास। फिर जो है 21-22 में जो है वो 7,25,000 के आसपास। फिर 22-23 में जो है वो 7,82,000 और अगर 23-24 में देखोगे तो 8,45,000। अभी कितनी है? 8,45,000 करोड़ रुपए हमारी जीडीपी है। अगर रेट के हिसाब से देखोगे, अगर वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो जीडीपी जो है वो 20-21 में केवल कम हुई है। देखो आप देखो 19-20 में आप देखोगे तो 6,78,000 करोड़ है, लेकिन 20-21 में जो हो गई वो 6,65,000 हो गई। यानी कि 6,78,000 जो करोड़ थी 2019-20 में, वो 20-21 में 6,65,000 हो गई है। यानी कि 6,78,000 थी सर और अब हो गई है 6,65,000, यानी कि कम हुई है। ये 20-21 है, सॉरी ये 19-20 है और ये 20-21 है। सर ऐसा क्यों हुआ होगा? बाकी सालों में तो जीडीपी बढ़ रही है, जैसे यहाँ 6,65,000 है, यहाँ पर सर 7,25,000 करोड़ है, यहाँ पर सर 7,82,000 करोड़ है, यहाँ पर सर 8,45,000 करोड़ है जो अभी है। तो सर बाकी लास्ट के 3 सालों में तो जीडीपी हमारी बढ़ रही है, लेकिन सर यहाँ पर ये 20-21 में सर कम क्यों होगी, माइनस में क्यों चलेगी? क्यों हो गई थी माइनस में 20-21 में? क्योंकि उस समय कोविड था। समझ में आ रहा है क्या? कोविड था, और कोविड था तो क्या हुआ था, लोग सब घरों में थे, बाहर नहीं जा रहे थे। और अगर आप घर पर हो, बाहर नहीं जा रहे हो, घर की बनाई हुई चीज़ें खा रहे हो, आपकी गाड़ी घर पे ही पड़ी है, तो वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। भाई कंपनियां क्यों बनाएगी चीज़ें जब लोग ही घर पे हैं? लॉकडाउन लगा हुआ, पता लगा 6-8 महीने का लॉकडाउन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लोगों ने बाजार में जाकर वस्तु और सेवाओं का जो क्या कहते हैं, वस्तु और सेवाओं की जो क्रय है वो कम की।
भाई मान लो कोविड है, मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने ही नहीं गया, क्यों जाऊँ भाई? खाना खाने से इंपॉर्टेंट है जान बचाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने ना ट्रेन के टिकट लिए, ना मैं ट्रेन में एक जगह से बैठकर दूसरी जगह गया, ना मुझे केचप खाना था, मैं ना किराने की दुकान में गया केचप ही नहीं लेके आया। समझ में आ रहा है कि मैं घर की बनी हुई चीजें खा रहा था। तो अगर मेरा जो है वो क्रय करने का जो क्षमता थी वो अगर घट गई है तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी कम होगा। कंपनियां क्यों बनाएगी? वस्तु और सेवा का उत्पादन कम होगा तो जीडीपी कम होगी कि नहीं होगी? जीडीपी कम हो गई। तो आप ये एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि 2019-20 से, अगर बड़ा टफ सवाल आ जाए कि 2019-20 से अब तक 2023-24 के साल में ऐसा कौन सा वर्ष है, ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई है या माइनस में वृद्धि दर देखी गई है? तो वो एकमात्र वर्ष है, वो कौन सा है? 2021 वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा टफ सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना? अब देखो जीडीपी की वृद्धि दर देखो, यहां पर 5.5 थी, यहां पर -1.82। फिर सवाल आ जाए कि राजस्थान में जीडीपी से संबंधित ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें वृद्धि दर नकारात्मक नेगेटिव रूप में चली गई है? तो वो भी 2021 ही है। ऑब्वियसली वस्तु और सेवा का उत्पादन घट गया है। फिर उसके बाद में जीडीपी की वृद्धि दर 8% से बढ़ी, फिर 7%, अब वर्तमान में 8.3%। यानी कि सर जीडीपी की वृद्धि दर में उतार चढ़ाव है, यहां पर बढ़ी, यहां पर नीचे आ गए, फिर यहां पर बढ़ी, यहां पर बढ़ी, यहां पर, मतलब जीडीपी वृद्धि एक जैसा नहीं हो रही है, घट बढ़ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जीडीपी जो है उसकी कीमतों में वृद्धि की दरों में उतार चढ़ाव है। 2020-21 ऐसा वर्ष है जिसमें वृद्धि, जीडीपी वृद्धि जो है वो नकारात्मक रूप से बढ़ी है, यानी कि माइनस में चली गई थी जीडीपी। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना? पता होनी चाहिए। अब देखो कंपैरिजन करते हैं भारत की जीडीपी से, भारत की जीडीपी जी से, ठीक है? 2023-24 में राजस्थान की जीडीपी लगभग 8 लाख करोड़ की है, 8 लाख करोड़ की है, ठीक है ना? अब भारत की जीडीपी देखो स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जीडीपी लगभग 8 लाख करोड़ की है, ठीक है ना? देखो अपन ने देखा ये रहा टोटल स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जीडीपी 8,45,115 करोड़ रुपए की जीडीपी है राजस्थान की। अब भारत की आप जीडीपी देखो 2023-24 में, ठीक है ना? 2023-24 में स्थिर मूल्य पर, ठीक है ना? स्थिर मूल्य पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 1,73,81,722 करोड़, मतलब 1,73,00,000 और हमारे कितनी है? 8 लाख। ये पूरे इंडिया की। अच्छा 1,73,00,000 में इंडिया, राजस्थान की जीडीपी 8 लाख शामिल है, तभी तो वो हुई भारत की, मतलब सभी राज्यों की जीडीपी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी राज्यों की जीडीपी तो भारत की है लगभग 1,73,00,000, यानी कि 1 करोड़। अच्छा भारत की जो है, मैंने कहा ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनानी है, ठीक है ना? स्थिर मूल्य पर तो हम $2 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्थिर मूल्य पर तो हम $2 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचे हैं। और इसमें वृद्धि दर लगभग राजस्थान की जीडीपी के आसपास है, 8.2। यहां पर इंडिया की जीडीपी की वृद्धि दर है स्थिर मूल्य पर, और राजस्थान की है 8.03। राजस्थान की 8.03 है वृद्धि दर लास्ट ईयर, यानी कि इंडिया की तुलना में 0.1 से हम ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं स्थिर मूल्य पर। अब देखो इंडिया की जीडीपी अगर बाजार मूल्य पर देखोगे तो लगभग देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 2,95,00,000, यानी कि यहां पर हम $2 ट्रिलियन से आगे बढ़ गए। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं अब? $3 ट्रिलियन की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाजार मूल्य पर हमारी जीडीपी लगभग 2,95,00,000, यानी कि $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? तो हम जो $5 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य बन रहे हैं वो बाजार मूल्य पर जीडीपी बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्थिर मूल्य पर तो बढ़ाने में हमें बहुत जोर आएगा। यहाँ पर तो वस्तु और सेवा का उत्पादन भी ज्यादा करना पड़ेगा, खूब ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि रेट तो आपकी सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पर वस्तु और सेवा के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ रेट में परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है, ठीक है ना? यहाँ पर आप देखोगे तो 9.6% की ग्रोथ के आसपास है। एक मोटा मोटा आइडिया जो हमें जीडीपी के बारे में ये पता होना चाहिए। ये तो जीडीपी की हमने बात की। राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्य पर कितनी है?
राजस्थान की जीडीपी जो है वो करंट प्राइस पर कितनी है, राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितनी है, राजस्थान की जीडीपी की जो है करंट प्राइस पर वृद्धि दर कितनी है, राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्यों में राजस्थान की जीडीपी जो है वो पिछले 5 सालों में ग्राफ देखोगे तो उसमें उतार चढ़ाव है, बढ़ रही है घट रही है। 2020-21 का ऐसा वर्ष है जिसमें हमारी जीडीपी दर जो है वो नकारात्मक में चली गई, नेगेटिव पॉइंट में चली गई है, नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई है -1.82 के आसपास। तो वो हमें पर्टिकुलर वो वर्ष जो है हमें याद रखना है। ये तो होगी जीडीपी। अब दूसरा देखो, जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है, इंडस्ट्री का कितना है, सर्विस का कितना है, ये हमें पता नहीं लगता है। तो एक नया कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं जीवीए। जीवीए मतलब सकल मूल्य वर्धन। सकल मूल्य वर्धन क्या होता है? देखो, सकल मूल्य वर्धन जैसे बात करें जनरली, जैसे मान लीजिए खदान है, खदान से जो है वो लोहा निकाला, ठीक है ना, और लोहा निकाला, और लोहा जो है एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, ठीक है ना, एक कंपनी, ए नाम की कंपनी जो है वो क्या करती है, कच्चा लोहा है उसको साफ सुथरा करके लोहे के पट्टे बनाती है, और लोहे के पट्टे जो है मान लो वो एक्स नाम की एक कंपनी, एक्स नाम की कंपनी को मान लीजिए उसने जो है वो 100 रुपये में बेचा, ठीक है ना, 100 रुपये में बेचा। अब ये एक्स नाम की कंपनी है वो क्या करती है, लोहे के पट्टों से क्या करती है, सिलेंडर बनाती है। क्या बनाती है? ये लोहे के सिलेंडर बनाती है। और ये जो सिलेंडर है वो क्या करती है, ये वाई नाम की कंपनी को, वाई नाम की कंपनी जो है वो ये 200 रुपये में बेचती है, ठीक है, 200 रुपये में बेचती है। अब ये जो वाई नाम की कंपनी है वो क्या करती है, ये मान लीजिए ये है अपना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, वाई नाम की कंपनी कौन सी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये क्या करती है, इस खाली सिलेंडरों में क्या करती है, गैस भरती है। खाली सिलेंडरों में क्या करती है, गैस भरती है, और ये गैस जो है वो आम नागरिक यानी हमें जो है उसमें क्या करती है, ये गैस भरने के 400 रुपये और हमें जो है 600 रुपये में हमें बेच देती है, 600 रुपये में हमें बेच देती है। अब उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है ना, सारी चीज़ें इंक्लूड, टैक्स वगैरह सब मिला के, प्रॉफिट वगैरह। तो मैं कहूँ कि हमारी जीडीपी कितनी हुई, तो कहा कि इस सिलेंडर का लास्ट मौद्रिक मूल्य कितना है, 600 रुपये। कितना है? 600 रुपये। तो 600 रुपये हमारी क्या है, 600 रुपये हमारी क्या है, जीडीपी। सिलेंडर कितने में बिका, उस व्यक्ति को कितने में मिला, मार्केट प्राइस कितना है, तो 600 रुपये। तो जीडीपी तो हमारी कितनी हुई, 600 रुपये। लेकिन जीवीए थोड़ा दूसरा कंसेप्ट है। जीवीए क्या कहता है कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ। तो वैल्यू एडिशन आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने वैल्यू एडिशन देखो तो हाँ, यहाँ पर इनको 200 में मिली, और इन्होंने यहाँ पर 400 रुपये का वैल्यू एडिशन है, और यहाँ पर इनको 200 में, तो यहाँ 100 रुपये का वैल्यू एडिशन है। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 400 और 100, कितना वैल्यूएशन हुआ, 500 रुपये। तो वैल्यू एडिशन तो 500 रुपये का हुआ, लेकिन जीडीपी कितने की, 100 रुपये की, 600 रुपये की हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैल्यू एडिशन। अच्छा, जीवीए को कैसे काउंट करते हैं? जीवीए को काउंट करते हैं कि लास्ट वैल्यू, जीवीए बराबर क्या होता है, लास्ट वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट वैल्यू कितनी है, 600 रुपये। लास्ट वैल्यू कितनी है, 600 रुपये। इंटरमीडिएट्स कितना है, 100 रुपये। तो 500 रुपये हमारा जीवीए हो गया। जीवीए पर्टिकुलर किसी सेक्टर का मापा जाता है। अच्छा, जीडीपी और जीवीए में एक रिलेशन भी है। कैसे है बराबर? देखो, जीडीपी और जीवीए में एक रिलेशन भी है। देखो कैसे, कि जैसे कोई वस्तु है, जीडीपी, कोई वस्तु है, उसकी फैक्ट्री कॉस्ट, मान लो एक वस्तु है जिसकी फैक्ट्री में कॉस्ट आई 400 रुपये, ठीक है। अब मैं ये किताब ले लेता हूँ, ठीक है ना, मान लीजिए ये किताब नहीं, ये पेन ले लेता हूँ। इस पेन की, ये पेन को एक कंपनी बनाती है, और उसकी फैक्ट्री वैल्यू, फैक्ट्री का मतलब होता है कि कंपनी को ये कितने में पड़ी, कि हमारे फैक्ट्री में कितने में बनी। तो कहा कि सर ये 400 रुपये में बनी, ठीक है। अब इसको मुझे आम लोगों को बेचना है, तो मैं कैसे बेचूंगा, कि भाई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट तो 400 रुपये है, ये हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट है, ये 400 रुपये। हमारा 100 रुपये का प्रॉफिट, हमारा 100 रुपये का प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपये। अब 500 रुपये में तो अभी लोगों तक नहीं पहुंचे 500 रुपये। अब कहा कि अब लोगों तक पहुंचना है, तो सरकार ने कहा कि हम 100 रुपये का इस पर क्या लगाएंगे, टैक्स। मान लो टैक्स लगा 50 रुपये, तो लगा CGST, और 50 रुपये लगा SGST, तो ये 100 रुपये का टैक्स लगा। अब ये हो गया 600 रुपये। अगर ये कंपनी 600 रुपये में लोगों को बेच रही है, ये इसकी होगी MRP। ये क्या होगी, MRP। तो ये जो MRP है, MRP तक पहुंचने के लिए हमें
टैक्स को जोड़ना पड़ा, टैक्स को जोड़ना पड़ा। अब अगर आप देखोगे तो जीडीपी क्या है, जीडीपी है 600 रुपए, इसमें टैक्स की वैल्यू भी शामिल होती है। अब सरकार ये कहे कल कि भाई ये 600 रुपए में तो ये जो स्टूडेंट है वो खरीद नहीं पाएगा, एक काम करते हैं इनको जो है ना 50 रुपए की सब्सिडी दे देते हैं। क्या देते हैं? सब्सिडी। तो अब ये कितने में बिकी? 550 रुपए। तो अब होगी इसकी एमआरपी 550 रुपए, तो अब जीडीपी क्या होगी? 550 रुपए। तो बेसिकली आप देखोगे तो ये क्या है, जीवीए बराबर क्या है? जीवीए बराबर आप देखोगे तो जीडीपी फैक्टर प्राइस पर 400 रुपए, फैक्ट्री की कॉस्ट 400 रुपए, और प्रॉफिट वगैरह मिला लो तो 500 रुपए, ठीक है ना? 500 रुपए प्लस क्या है आपके डायरेक्ट टैक्सेस 100 रुपए माइनस सब्सिडी। एक तो ये रिलेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इक्वल टू कितने? 550 रुपए, 550 रुपए। तो जीवीए में जनरली क्या करते हैं कि सरकार द्वारा जो जोड़े गए टैक्सेस है उसको जोड़ते हैं, और जीडीपी में सरकार द्वारा टैक्सेस है उसको जोड़ते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं। जीवीए में क्या करते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स को जो है हम माइनस करते हैं और उसके आधार पर जो है हम जीवीए निकालते हैं। रिलेशन है, मैं आपको रिलेशन जो है वो जीवीए बेसिक प्राइस पर, जीवीए मार्केट प्राइस पर, ये सब सारे रिलेशन जो है मैं आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा। तो जीवीए का योगदान क्या है कि जीवीए के द्वारा हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि जीवीए के अंतर्गत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्री सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है, और सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है। हमारे जीवीए में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान जो है वो लगभग स्थिर मूल्य पर देखोगे तो 26% के आसपास है। मान लीजिए राजस्थान सरकार को 100 रुपए मिलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 100 रुपए में से 26 रुपए जो है वो एग्रीकल्चर से आते हैं, ये कहना चाहता है। इंडस्ट्री से कितने आते हैं? 28 रुपए स्थिर मूल्य पर, और सेवा से कितने आते हैं? 45 रुपए। ये हो गया 26.72%, ये हो गया 28.31%, और ये हो गया 45.07%। अगर आप जीवीए में सबसे ज्यादा योगदान देखोगे तो वो सर्विस सेक्टर का है। मेंस प्री में ये सवाल आता है सिंपल सा कि राजस्थान, अच्छा कई बार मैच द फॉलोइंग भी दे देते हैं, एग्रीकल्चर का कितना है, इंडस्ट्री का कितना है, और सर्विस का कितना है। आप उसको डेटा को मैच द फॉलोइंग करना है, यही चार्ट है आपके। तो एग्रीकल्चर का योगदान हमारे जीवीए में कितना है? 26.72% है। उद्योग का कितना है? 28.31% है, और सेवा का कितना है? 45% है। यानी कि 100 रुपए अगर वैल्यू एडिशन हो रहा है इकोनॉमी में, अगर लास्ट टाइम हमारी इकोनॉमी जो थी, हमारा जीवीए था या हमारी जीडीपी थी, मान लो 2023-24 में, 2022-23 में अगर राजस्थान की जीडीपी 100 रुपए की थी, और 2023-24 में राजस्थान की जीडीपी जो है वो 110 रुपए की हो गई, तो आप कहोगे कि सर वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 10 रुपए का हुआ। तो ये 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, ये कहां से आएगा वैल्यू एडिशन? ये 3 सेक्टर से आ सकता है, एग्रीकल्चर से आ सकता है, इंडस्ट्री से आ सकता है, और सर्विस से आ सकता है। तो मैं कहूंगा कि 10 रुपए जो वैल्यू एडिशन हुआ उसमें उसका 26% जो है वो तो इंडस्ट्री से आया, 28% जो है वो उद्योग से आया, और 45% जो है वो किससे आया? सर्विस सेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बताओ। जीवीए का मतलब वैल्यू एडिशन कितना हुआ, अभी इतना समझो आप। इंडियन इकोनॉमी की क्लास में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा, कैलकुलेशन तक बता दूंगा आपको। अगर कोई चीज 2022-23 में ये 500 रुपए की मिल रही थी, और 2023-24 में ये 700 रुपए की हुई, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 200 रुपए का हुआ। ये 200 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, किसी भी इकोनॉमी में भी अगर 200 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ तो वो 3 सेक्टर से हो सकता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और उद्योग से। तो एग्रीकल्चर से 26.72, उद्योग से 28.31, और सेवा से 45.07। और इस जीवीए में टोटल वृद्धि कितनी हुई है? तो 11 पॉइंट, जैसे मैंने कहा ना कि 10% की वृद्धि हुई, 100 से 110, तो 10% की वृद्धि हुई है। तो लास्ट ईयर से उसके लास्ट ईयर तुलना करो, 22-23 से 23-24, 22-23 से 23-24 में राजस्थान की जीवीए में कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.86% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 11.86%। ये 11.86% क्या है? मतलब ये समझो कि भाई 2000, इसको समझो 2022-23 और 2023-24, ठीक है, 23-24। 2022-23 में राजस्थान की जो जीडीपी थी वो 100 रुपए की थी, और 23-24 में बढ़कर हो गई है 111.86 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अब कितनी होगी 100। तो अब मैं कहूँगा कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे कि सर 11.86% की वृद्धि हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100 रुपए की जीडीपी थी 22-23 में, 23-24 में बढ़कर 111.86 रुपए की होगी। तो आपको मैं कहूँगा कितनी वृद्धि हुई, तो 11.86 की। अब मैं कहूँगा कि ये जो 11.86 की वृद्धि हुई है, इसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, उद्योग का कितना है और सेवा का कितना है। 3 सेक्टर से वैल्यू एडिशन हो सकता है, क्योंकि 3 सेक्टर में वस्तुएं बनती है। तो आप कहोगे सर इसमें एग्रीकल्चर का 26.72 है, उद्योग का 28.31 है और सेवा का 45.07% है। अच्छा, ये कौन सी जीडीपी है? स्थिर मूल्य वाली जीडीपी है या स्थिर मूल्य वाला जीवी है। ऐसा ही एक जीवी होता है प्रचलित मूल्य वाला, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रचलित वाला था, ये पहले प्रचलित वाला था, अब ये स्थिर वाला है, ठीक है ना। तो स्थिर मूल्यों में आप देखोगे, ये जो लास्ट वाली स्लाइड थी ये प्रचलित वाली थी। प्रचलित मूल्यों पर तो 26.72, उद्योग में 28.31 और सेवा में 45.07 और प्रचलित में 11.86% की वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्यों पर आप देखोगे तो स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि जो है वो कितनी हुई है? 6.92% की वृद्धि हुई है। 6.92% की वृद्धि हुई है। और इसमें इस 6.92 का मतलब क्या? मतलब 6.92 का मतलब हुआ कि 2021-22 में 2022-23 में जो है आपकी जीडीपी 100 रुपए की थी और 2023-24 में आपकी जीडीपी हो गई वो 106.92 रुपए की हो गई है। तो आप कहोगे कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ? तो वो हुआ 6.92% का वैल्यू एडिशन हुआ स्थिर मूल्य पर, ठीक है ना। ये 6.92% का जो वैल्यू एडिशन हुआ स्थिर मूल्य पर, उसमें एग्रीकल्चर से कितना हुआ, सर्विस से कितना हुआ, इंडस्ट्री से कितना हुआ? तो एग्रीकल्चर से हुआ 26.21, उद्योग से हुआ 29.84 और सेवा से हुआ 43.92। ये तीनों यहाँ पर डेटा दे रखा है, ठीक है ना। ये अब ये है ना, ये यहाँ तक दोनों फैक्ट आपको याद, आगे डेटा नहीं है इतना, डेटा यहाँ तक ज्यादा है। देखो, सबसे पहले तो जीडीपी 2 तरीके से, स्थिर मूल्य बेस मूल्य पर और आपके प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जीडीपी कितनी है? तो आप कहोगे कि सर स्थिर मूल्य पर राजस्थान की जो जीडीपी है लगभग सर देखो 8,45,115 करोड़ रुपए राजस्थान की जीडीपी है स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में। और इसमें वृद्धि जो है सर लगभग 8% की वृद्धि है, ठीक है ना। प्रचलित मूल्य करंट प्राइस पर राजस्थान की जीडीपी है सर, वो है सर 15,28,000 रुपए। सर इसकी लगभग डबल है, ठीक है ना, 15,28,000 रुपए। और इसमें सर वृद्धि जो है वो 12.56% की वृद्धि है। प्रचलित में सर इसलिए है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन रेट भी आती है। सर ये जो स्थिर मूल्य पर जीडीपी है इसको हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। और प्रचलित मूल्य पर जीडीपी इसको सर हम नॉमिनल या नाम मात्र की जीडीपी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि सर इसमें महंगाई का प्रभाव भी होता है, ठीक है ना। सर स्थिर मूल्य पर जीडीपी है, ये हमारे आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताती है, लेकिन सर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं बताता है क्योंकि इसमें रेट को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, क्वांटिटी को ज्यादा नहीं दी जाती है, ठीक है ना। सर हमारी जो जीडीपी है उसको अगर आप देखोगे तो जीडीपी हमारी है ना ऐसे सीधी नहीं बढ़ रही है। सर जीडीपी जो है हमारी उसमें उतार चढ़ाव है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। सर एक मजेदार चीज आपको मैं बताऊं तो वो चीज ये है कि सर 2020-21 का साल हमारा सर ऐसा था, हमारी जीडीपी एकदम गिर गई थी। जीडीपी गिर गई मतलब हमारे वस्तु और सेवा का उत्पादन एकदम गिर गया था। अभी से क्यों गिर गया? सर कोविड था, कोविड में लोगों ने बाजार में गए नहीं, वस्तु की डिमांड की ही नहीं, तो वस्तु और सेवा का उत्पादन ही गिर गया, उत्पादन गिर गया तो जीडीपी भी गिर गई, ठीक है ना। और माइनस में चली गई हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट, -1.82% की ग्रोथ रेट जो हमारी देखी गई थी, ठीक है। भारत की जीडीपी अगर आप देखोगे तो सर राजस्थान की जीडीपी का भारत की जीडीपी से तुलना की नहीं जा सकती। क्यों की नहीं जा सकती? पूरे देश की जीडीपी आती है, ठीक है। आपको ये डेटा ध्यान में रखना। सर अब जीडीपी तो हमने समझ ली सर एक जीवीए। अभी सर जीवीए मैंने मोटा इतने में समझा कि जीवीए का मतलब ये होता है कि सर वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है। अगर हमारी जीडीपी पहले 100 रुपए की थी, अब बढ़कर अगर 110 रुपए की हो रही है, तो जीडीपी में जो वैल्यू एडिशन है वो सर 10% का हुआ है, ठीक है ना। तो जीडीपी में जो वैल्यू एडिशन है उसको हम जीवीए कहते हैं। सर जीवीए भी 2 प्रकार का है, क्योंकि जीडीपी 2 प्रकार की है तो जीवीए भी 2 प्रकार का। एक होता है सर प्रचलित मूल्य वाला, करंट प्राइस वाला, और एक होता है जो है सर स्थिर मूल्य वाला। सर प्रचलित मूल्य वाला जो हमारा जीवीए है उसमें ग्रोथ रेट सर 11.86% की है। यानी कि सर लास्ट टाइम अगर हमारी जीडीपी 100 रुपए की थी तो अब बढ़कर जो है वो 111.86 रुपए की हो गई है। यानी कि सर इसमें जो है 11.86% की जो है सर वृद्धि हुई है। तो ये वैल्यू एडिशन जो 11.86% का हुआ है, यही सर इसको जीवीए कहते हैं। सर ये वैल्यू एडिशन कहाँ हो सकता है?
तो कहा कि वस्तु और सेवा का उत्पादन तीन ही क्षेत्रों में होता है सर, एक तो कृषि में होता है, एक उद्योग में होता है, एक सेवा में होता है। तो तीन जगह वैल्यू एडिशन हुआ होगा, या तो सेवा के किसी मूल्य में वृद्धि हुई होगी, या पानी का जो वैल्यू हो, पानी की जो बोतल है उसमें वैल्यू एडिशन हुआ होगा, यानी कि इंडस्ट्री में हुआ होगा, या सर एग्रीकल्चर में, पशुपालन सेक्टर में, अनाजों में वगैरह में कहीं पर हुआ होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वगैरह में यहाँ पर हुआ होगा। तो सर एग्रीकल्चर का जो वैल्यू एडिशन में योगदान था वो 26% के आसपास था, उद्योग का 28.31 और सेवा का 45% के आसपास था। ठीक है ना। अगर हम सर जीवीए का अगर स्थिर मूल्य में योगदान देखें तो सर जीवीए का स्थिर मूल्य में योगदान देखोगे तो जीवीए अगर सर हम स्थिर मूल्य पर देखोगे तो सर उसमें 6.9% की वृद्धि हुई है, यानी कि 100 रुपए की जीडीपी थी वो बढ़कर हमारी 106.92% की हुई है, यानी कि वृद्धि जो है वो सर 6.92% का जीवीए यानी कि वैल्यू एडिशन हुआ है सर। इसमें ये जो वैल्यू एडिशन हुआ 3 सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर से 26.21, उद्योग से 29.45 और सेवा से 43.95, ये सर जो है वो वृद्धि। अब ये वृद्धि जो सर अगर हम देखोगे तो पिछले साल से तीनों में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे सर, इसमें इंडस्ट्री जो है वो उसमें वृद्धि दर ज्यादा दे, इंडस्ट्री में सर वैल्यू एडिशन हम देखोगे तो सर ज्यादा दिखाई देता है तीनों सेक्टर के मुकाबले में। अब ये सर एग्रीकल्चर, उद्योग और इंडस्ट्री क्या होती है, एग्रीकल्चर में सर कौन कौन से सेक्टर आते हैं, इंडस्ट्री में सर कौन कौन से सेक्टर आते हैं और सेवा में कौन कौन से आते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जीडीपी होती है उसमें एक तो फसल आती है, क्रॉप आती है, एक पशुपालन आता है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, एक फॉरेस्ट्री यानी वानिकी आती है, एक आपका मत्स्य क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र जो है ये आपके किस में आते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कल ये भी प्री में सवाल पूछ सकते हैं कि आप इतनी देर से कह रहे हो एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो उसमें फसल, क्रॉप्स, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य। अच्छा, इनकी एक जीडीपी होगी, इनकी जीडीपी मान लो 50 रुपए, उद्योग सेक्टर की एक जीडीपी होगी उसकी मान लो 100 रुपए, इसकी मान लो 200 रुपए, ठीक है ना। तो हमारी टोटल जीडीपी क्या होगी, इन तीनों का जोड़ी तो होगा 350 रुपए, ठीक है ना। अब 350 रुपए मैं ये कहूँ कि 2022-23 में हमारी जीडीपी 350 रुपए, अब मान लो ये 50 रुपए थी, अभी अगले साल बढ़कर इस जीडीपी जो है 50 रुपए से बढ़कर ये 60 रुपए हो गई, ये 100 रुपए से बढ़कर जो है वो 110 रुपए हो गई, ये 200 रुपए से बढ़कर जो है वो 220 रुपए हो गई। तो अब जीडीपी कितनी होगी अगले साल, 220 और 110, 330 और 60, 330 और 60, 390, तो 390। अब 23-24 में कितनी होगी, 390। अब मैं कहूँगा वैल्यू एडिशन कितना होगा तीनों से सेक्टर, तो आप कहोगे सर 40 रुपए का, पहले सर 350 थी, अब सर 390, तो वैल्यू एडिशन कितना होगा 40 रुपए। तो 40 रुपए क्या है, 40 रुपए जीवीए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 40 रुपए क्या है, जीवीए। अब ये कहोगे कि सर ये 40 रुपए टोटल जीवीए है, ठीक है ना। अब कहोगे कि सर वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि कैसे निकालूंगा, 40 रुपए बढ़ी है, किस पर 40 रुपए बढ़ी है, 350 रुपए पर इंटू 100 में 40 रुपए बढ़ी है, किस पर बढ़ी है, 300, पहले 350 थी अब 390 होगी, तो कितना बढ़ा 40 बटे 350 इंटू 100, यही परसेंटेज आता है। तो 40 बटे 350 इंटू 9 करूंगा तो ये वृद्धि आ जाएगी 6.92, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही वृद्धि है ये। अब आप ये कहोगे कि सर ये 40 रुपए किन सेक्टर से बढ़ा है, सर ये 40 रुपए जो बढ़ा है या तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ा होगा, या ये उद्योग में बढ़ा होगा, या ये सर्विस में बढ़ा होगा। तो मैं कहूँगा बिल्कुल, देखो एग्रीकल्चर में कितना, पहले 50 था अब 60 हो गया, तो 10 रुपए तो एग्रीकल्चर में जीवीए हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है ना। सर पहले इंडस्ट्री में 100 रुपए था, अब 110 हुआ, तो मैं 100 रुपए सर इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट हुई है, ठीक है ना। अब मैं कहूँगा यहाँ 10 रुपए का योगदान एग्रीकल्चर का है, 10 रुपए का योगदान इंडस्ट्री का है जीवीए में। 40 रुपए में 10 रुपए तो आए एग्रीकल्चर से, 40 रुपए में 10 रुपए तो आए इंडस्ट्री से, और 40 रुपए में 20 रुपए है, पहले 200 था, 20 रुपए है किससे, सर्विस से। अब मैं कहूँगा सबसे ज्यादा योगदान किसका, सर्विस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही वो ये है, ये है, देखो कितना बड़ा 6.92, एग्रीकल्चर का कितना योगदान परसेंटेज में निकाल लिया 26%, उद्योग में कितना 29%, सेवा में कितना 43%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो अब ये मजेदार चीज ये हो सकती है कि आपसे ये बेसिक सवाल भी पूछ ले कि एग्रीकल्चर में क्या आता है। अच्छा, एग्रीकल्चर में फसल, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य क्षेत्र आता है, उद्योग में खनन, माइनिंग, जितने भी खनिज निकाले जा रहे हैं ये इंडस्ट्री है। विनिर्माण और निर्माण का मतलब क्या होता है, निर्माण का मतलब ये हो गया कि जैसे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, रोड बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है। विनिर्माण का मतलब, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए टमाटर से आपने केचप बनाया, विनिर्माण किया, जो पहले से चीज बनी हुई है उसको आपने दोबारा बनाई, विनिर्माण,
ठीक है ना। तो केचप बनाया आपने, ये गेहूं है उससे आपने ब्रेड बनाई, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना। रबड़ है उससे टायर बनाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। कपास है उससे आपने कपड़े बनाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि कपास पहले से बना हुआ था, आपने उससे कपड़े बनाए, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि कोयले से बिजली बना रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली है तो इंडस्ट्री में आएगी। गैस है, जलापूर्ति, वाटर सप्लाई है और अन्य सेवाएं, ये इंडस्ट्री में आती है। सेवा में क्या आती है? सेवा आदर से होती है, ठीक है। जैसे रेलवे में आप एक जगह से दूसरी जगह बैठ करके टिकट लिया 100 रुपए का, तो सर्विस है। अन्य यहाँ रेलवे के अलावा अन्य आते हैं, कौन कौन? हवाई जहाज जो है वो आपका सर्विस में आएगा। आपके जो है बस में बैठकर जा रहे हो, सर्विस आएगा। नदी में जहाज में बैठकर जा रहे हो, सर्विस में आएगा, ठीक है ना। भंडारण, स्टोरेज, माल गोदाम स्टोरेज, आप जैसे किसानों का गेहूं वगैरह होता है, वो अगर सरकार के किसी गोदाम में, प्राइवेट सेक्टर के किसी गोदाम में किराए पर लेते हो, गोदाम किराए पर लिया, तो जो बना हुआ गोदाम किराए पर लिया, तो सर्विस सेक्टर में गोदाम से सर्विस दी गई आपको, ठीक है ना। संचार, मोबाइल फोन रिचार्ज करवाते हो, सर्विस है, ठीक है ना। BSNL वगैरह, एयरटेल, सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रेड यानी व्यापार, आप किराने की दुकान में गए, अब किराने वाले से मान लो आप यहाँ पर, आपके पास में कोई किराने की दुकान है, वहां जाकर आपने कहा कि 3 किलो मुझे चावल दो और 5 किलो जो है मुझे दाल दो, तो आपने 3 किलो चावल और 5 किलो दाल लेकर आए, तो ये दुकानदार आपको क्या दे रहा है? दुकानदार आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। क्यों? दुकानदार चीजें बना नहीं रहा है, बना दाल और चावल तो कोई और ही बना रहा है, पैकिंग कर रहा है, पैकिंग करके दे दिए उनको, वो तो केवल बेचने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। आप जयपुर के किसी सांगानेर या बगरू प्रिंट वाली दुकान में गए और एक शर्ट खरीद कर आ गए, उस दुकानदार से आपने व्यापार किया, ट्रेड किया, तो दुकानदार ने बनाई नहीं है चीजें, वो तो केवल बेच रहा है आपको, ठीक है ना। उसके घर में 200 रुपए की आई थी, आपको 250 रुपए में बेच दी। तो ट्रेड, व्यापार क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना। होटल और रेस्टोरेंट, आप खाना खाने जा रहे हो वगैरह, ठीक है ना। स्थावर संपदा, गृह स्वामित्व, लोक प्रशासन, जैसे आप RS अधिकारी बन जाओगे तो आप भी सर्विस प्रोवाइड का ही काम करोगे, आप कोई चीज बनाओगे नहीं, सर्विस प्रोवाइड का काम करोगे। और फाइनेंशियल और अन्य सेवा, डाकघर वगैरह जो है, ये सारी किसमें आती है? सर्विस सेक्टर में आती है, ठीक है। अब यहां पर तो मैंने बात की GDP की, अब एक आता है नेट GDP या शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद GDP से हमेशा कम होता है, GDP से हमेशा कम होता है नेट GDP या नेट स्टेट GDP। क्यों कम होता है? इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें कैपिटल डेप्रिसिएशन, यानी कि आप ये कहोगे कि मूल्य ह्रास को जो है हमेशा क्या किया करेंगे, इसमें से घटाते हैं। मूल्य ह्रास क्या होता है? मूल्य ह्रास जो होता है आपकी स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होती है? स्थायी पूंजी जैसे आपकी बिल्डिंग, मान लो एक सिंपल और कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, नेट GDP हमेशा क्या होगी? GDP से कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि नेट GDP बराबर क्या होगा? नेट GDP बराबर GDP माइनस मूल्य ह्रास, या मैं ये कहूं कि मूल्य ह्रास का दूसरा वर्ड आता है GDP माइनस CFC, ठीक है, स्थायी मूल्य पूंजी उपयोग, ठीक है ना, CFC, ठीक है ना। अब ये क्या है? जैसे मैंने कहा कि मेरे पानी की बोतल बनाने की जो है वो फैक्ट्री है, ठीक है ना। अब मैंने 10 माले की एक बिल्डिंग बनाई, उसमें बहुत सारे मशीन लगाए, और मशीन लगाने के बाद मैंने पानी की बोतल बनाई है। मैंने पानी की बोतल कितनी बनाई? मान लीजिए 1000 पानी की बोतल बनाई, और हर एक पानी की बोतल जो है वो 20 रुपए में बेच दी, ठीक है ना। हर एक पानी की बोतल 20 रुपए में बेच दी, तो ये जो मेरी जो टोटल जो हमारी GDP आ जाएगी, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, ये 20,000 रुपये। 20,000 रुपये मेरी क्या हो गई? मेरी दुकान की GDP हो गई, ठीक है ना। या मेरे पास में 20,000 रुपये आ गए पानी की बोतल बेचने के बदले में, ठीक है ना। अब ये जो 20,000 रुपये आए, ये तो मेरी क्या है? ग्रॉस GDP है। लेकिन मैं कहूँगा कि यार देखो, ये 20,000 रुपये पानी की बोतल बनाई थी ना, इसमें से जो है ना क्या हुआ है कि 1,000 रुपये तो जो मैंने बिल्डिंग बनाई है, मेरी जो स्थायी पूंजी है, जो बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग को रिपेयर करने में मैंने खर्च कर दिए। या मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे एक छोटा सा और प्लांट लगाना था, तो मुझे एक छोटा सा और भवन बनाना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1,000 रुपये तो मैंने वहाँ खर्च कर लिए। फिर जो है मेरी मशीनें लगी हुई थी, उन मशीनों को ठीक करवाना था, उसमें डेप्रिसिएशन, अच्छा, समय के साथ साथ मशीनों की मूल्य में भी कमी आती है। वो मशीन जो मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए में लेके आया था, अगर मैं उसको आज बेचूंगा तो क्या उसको 10 लाख मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, उसमें कैपिटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। वो कहेंगे कि 9 लाख रुपए दे सकते हैं भाई आपको आज हम, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि भाई मेरी GDP तो थी 20,000 रुपए की,
लेकिन उसमें सकल स्थायी पूंजी जो उपयोग हुआ है वो हुआ है मान लीजिए 2,000 रुपए का, तो नेट जीडीपी कितनी हो जाएगी? नेट जीडीपी हो जाएगी 18,000 रुपए की। तो 18,000 रुपए की इसलिए हुई क्योंकि 2,000 रुपए का जो ये कैपिटल जो उपभोग है, जो कंजप्शन है, ठीक है ना, जो स्थायी पूंजी उपभोग है उसको घटाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा मूल्य ह्रास है। तो जीडीपी की तुलना में नेट जीडीपी जो है हमेशा कम होगी, नेट जीडीपी हमेशा कम होगी। यहां से तो सवाल नहीं पूछते कभी कि नेट जीडीपी कितनी है। तो आप देखो स्थिर मूल्यों पर देखोगे तो नेट जीडीपी आप देखोगे तो लगभग 7,40,000 करोड़ रुपए की है। स्थिर मूल्य पर कितनी है? 7,40,000 करोड़ रुपए की नेट जीडीपी है। अब स्थिर मूल्य पर ही, स्थिर मूल्य पर अगर अपनी ग्रोस जीडीपी आप देखोगे, स्थिर मूल्य पर ग्रोस जीडीपी कितनी है? लगभग आप देखो 8,45,000, 8,45,115 करोड़ स्थिर मूल्य पर हमारी ग्रॉस जीडीपी है, सकल जीडीपी है। और 8,45,115 करोड़, 8,45,115 करोड़ जो हमारी ग्रॉस जीडीपी है, और स्थिर मूल्य पर हमारी लेके देखो 8,45,145 करोड़ ये हमारी ग्रॉस जीडीपी है। 8,45,115 करोड़, 8,15,145 करोड़ जो है उसमें से कैपिटल डेप्रिसिएशन सीएफसी इन्होंने घटाया, और घटाकर ये कितनी आ गई? 7,40,581 करोड़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मूल्य ह्रास कितना हुआ? आप इसमें से इसको घटा दो, आपका सीएफसी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वो है मूल्य ह्रास है। इसी तरीके से प्रचलित मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर हमारी जीडीपी जो है लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास है, और 15 लाख करोड़ में से अभी जो हमारी नेट जीडीपी आ रही है वो 13,69,000 करोड़ आ रही है। तो ये जो बाकी का जो रहा, मतलब लगभग जो ये 1.31 लाख करोड़ का क्या है? हमारा सीएफसी है, कैपिटल डेप्रिसिएशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नेट जीडीपी हमेशा जीडीपी से कम होती है, ठीक है। ये कभी डेटा नहीं पूछते हैं, लेकिन मोटे मोटे रूप में पता होना चाहिए। अब प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय मतलब ये होता है कि आपकी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पहले निकालते थे, अब नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ये मैं बताऊंगा इंडियन ज्योग्राफी। बटे राजस्थान के सभी लोगों की जो जनसंख्या उसका आप भाग दे दोगे, ठीक है ना, तो वो हमारे क्या हो जाएगी? जीडीपी। जैसे एग्जांपल के रूप में, अच्छा जीडीपी दो तरीके की है, तो प्रति व्यक्ति आय भी दो तरीके की आएगी। प्रति व्यक्ति आय भी, जैसे जीडीपी हमारी दो तरीके की कैसी है? एक तो बेस ईयर पर, स्थिर मूल्य पर, और एक करंट ईयर पर, प्रचलित मूल्य पर। बेस ईयर पर जीडीपी लगभग हमारे 8 लाख करोड़ की, ठीक है ना, 8,15,000 जो भी करोड़ है, और यहाँ पर कितनी है? 15 लाख समथिंग ये करोड़ की है। अब इसमें अगर आप राजस्थान के टोटल जनसंख्या मान लो, आज की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या जो है वो 6 लाख और 6 करोड़ और मान लो 6 करोड़ और 30 लाख है, तो 6 करोड़ और 30 लाख लोगों का भाग दो, और इसमें भी 6 करोड़ और 30 लाख लोगों का भाग दो, तो इससे क्या आ जाएगा? ये प्रति व्यक्ति आ जाएगी। ये प्रति व्यक्ति आएगी स्थिर मूल्य वाली, और ये प्रति व्यक्ति आएगी हमारी करंट ईयर वाली। कि टोटल आपकी जीडीपी में जनसंख्या का भाग दो तो प्रति व्यक्ति आय जाती है, ठीक है ना। तो जीडीपी दो तरीके की है, तो प्रति व्यक्ति आय भी दो तरीके की आएगी। तो जीडीपी में हम राजस्थान की टोटल जनसंख्या का भाग देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय जो हमारी आती है स्थिर मूल्य पर वो 90,831 रुपए। राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग वो 90,831 रुपए जो है वो लगभग उसके हिस्से में आते हैं। ये उसकी प्रति व्यक्ति आय है। और पर महीने की निकालो तो इसमें 12 महीने का भाग दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई ये तो पूरे साल की होगी, प्रति महीने की निकालनी है तो इसमें 12 महीने का भाग दो। हमारी जीडीपी में स्थिर मूल्य पर हमारी जीडीपी जो आई थी 8,15,000 करोड़, उसमें हमारी राजस्थान की टोटल जनसंख्या का भाग दो तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय आती है। और राजस्थान के 12 महीने की, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 90,831 रुपए है। और प्रचलित मूल्य पर 1,67,000 1,67,964, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रचलित मूल्य पर ज्यादा क्यों और स्थिर मूल्य पर कम क्यों? क्योंकि जीडीपी स्थिर मूल्य पर ही कम है, 8 लाख की है, तो उसमें आपकी 90,000 रुपये आ जाती है, 90,831 रुपये। और प्रचलित मूल्य पर हमारी जीडीपी जो है वो लगभग 15 लाख करोड़ की है, और उसमें प्रति व्यक्ति आय का भाग दोगे तो लगभग ये इसके डबल है। देखो 90 से लगभग डबल के आसपास है। तो जीडीपी तो स्थिर मूल्य से प्रचलित मूल्य लगभग डबल के आसपास है, ठीक है ना। तो प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय हमेशा ज्यादा होगी। क्या प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है? नहीं, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है आप देखो, ये है 23-24 में,
ये 2023-24 का डेटा है और ये है 22-23 का। ठीक है, 22-23 में कितनी थी? 84,935। 22-23 में स्थिर मूल्य पर जीडीपी कितनी थी? 22-23 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितनी थी? 84,935 रुपए। अब कितनी हो गई 23-24 में? 90,831 रुपए। कितनी बढ़ी? तो ये कह रहे हैं कि 6.94% की वृद्धि हुई है। 6.94% की वृद्धि हुई है। कैसे निकालते हैं? 90,831 रुपए वर्तमान में है। पिछले साल कितनी थी? 84,935 रुपए माइनस बटे निकालनी है पिछले साल की तुलना में होगी। पिछले साल कितनी थी? 84,935 इंटू 100। तो इंटू 100 करोगे तो बराबर कितनी वृद्धि दर आएगी? 9.64% की वृद्धि। पिछले साल की तुलना में 6.94 की वृद्धि हुई है। 6.94 की वृद्धि हुई है। ठीक है ना। लास्ट साल थी 84,935 करोड़, इस साल हुई है 90,831 करोड़। तो वृद्धि जो हुई है वो हुई है 6.94% की वृद्धि हुई है। प्रचलित मूल्य पर आप देखोगे तो लास्ट ईयर थी, लास्ट ईयर मतलब उसके लास्ट ईयर, ठीक है ना, 1,50,653 करोड़ रुपए और अब हुई है 1,67,000 करोड़। यानी कि यहाँ पर थी 1,50,653 करोड़ 22-23 में, यहाँ पर बढ़कर हुई है 1,67,964 रुपए। ठीक है ना। तो जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि हुई है 11.49% की वृद्धि हुई है। अब एक मजेदार चीज देखो, यहाँ से सवाल आते हैं, यहाँ से डेटा भी पूछ लेंगे कि स्थिर मूल्य पर जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कितनी है, प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कितनी है। तो स्थिर मूल्य पर 6.94% है और प्रचलित मूल्य पर 11.49% की वृद्धि दर है। मोटा मोटा इंटरव्यू में भी सवाल पूछ लेते हैं, आप बताओ राजस्थान की जीडीपी की बात करते हो वगैरह, आप ये बताओ कि स्थिर मूल्य पर 2023-24 में राजस्थान के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? मोटे मोटे रूप में आप तो बता दो। तो आप बताओगे कि सर लगभग 90,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हाथ में आते हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली है कितना? 90,831 रुपए। फिर वो कहेंगे कि प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो आप कहोगे सर लगभग एक व्यक्ति के हाथ में 1,67,964 है। तो आप ये बताओ मुझे कि ये जो है ये बढ़ रही है कि घट रही है पिछले साल की तुलना में? तो आप कहोगे कि सर दोनों में बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि सर जीडीपी बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी जो हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालोगे और जनसंख्या का भाग दोगे तो प्रति व्यक्ति आय फैक्टर कॉस्ट वाली आ जाएगी। अगर मार्केट प्राइस पर भाग दे दोगे तो प्रति व्यक्ति आय मार्केट प्राइस वाली आ जाएगी। और दोनों में वैल्यू बढ़ रही है और बढ़ रही है सर तो प्रति व्यक्ति आय भी, जीडीपी बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब भारत के साथ तुलना करो, तो भारत के साथ तुलना करोगे तो ये डेटा है। ठीक है ना, ये डेटा है, याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी में इसको दोबारा देखेंगे। अब एक होता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, ये चीज समझो। देखो एक वर्ड आप देख रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण क्या होता है? जैसे पूंजी निर्माण, अब ये क्या होता है कि ये सेक्टर वाइज, अब ये क्षेत्र के हिसाब से बताएगा हर एक क्षेत्र में कि देखो अर्थव्यवस्था में खूब सारे क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस है। एग्रीकल्चर में भी पशुपालन है, मत्स्य है वगैरह है, इंडस्ट्री में भी निर्माण, विनिर्माण। तो सबसे ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कि हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये मानिए कि जैसे बिल्डिंगें बन रही है, आप थोड़ा इमेजिन करो, जैसे बिल्डिंग बन रही है, जैसे रोड बन रहा है ना, जैसे तेल के नए नए कुएं हम खोद रहे हैं, ऐसी चीज जो हम आज बना रहे हैं और जिसका उपयोग या लाभ हमें भविष्य में मिलेगा। कैसे मिलता है? जैसे सपोज करिए कि आज हमने रोड बनाई तो अगले 50, 60, 100 साल के लिए हमें यहां से टोल टैक्स मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सरकार के इनकम का स्रोत होगा। यानी कि ऐसी चीज, ऐसी जगह हम पैसा इन्वेस्ट करो जहां से कैपिटल फॉर्मेशन हो। कहेगा कि जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में, मैं एक पिताजी जो है वो अपने बेटे को 10 लाख रुपए दिए बेटे को, और एक दूसरा बेटा और है उसको भी उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। पहले वाला बड़ा शरारती है, यार पिताजी बार बार पैसा देते नहीं है, इस बार 10 लाख दिए, एक काम करते हैं मैं तो यूएसए घूम के आ जाता हूं।
8 लाख रुपए लगभग अमेरिका के घूमने के हो जाएंगे और 2 लाख रुपए फिर भी बचेंगे मेरे। तो क्या करूँगा, एक काम करूँगा, 2 लाख रुपए में मैं एक जो है बुलेट ले लूँगा। तो उसने 8 लाख रुपए में तो अमेरिका घूम के आया, इंस्टा पे फोटो अपलोड किए, दोस्तों के साथ चिल किया, सब कुछ है। और फिर आते ही जो है उसने क्या लिया, एक जो है वो उसने जो है वो बुलेट लिया। ठीक है, बस थोड़ा सा रहा है चैप्टर। ठीक है, क्या इस आदमी ने या उसके पहले बच्चे ने 10 लाख रुपए ऐसी जगह खर्च किए जिससे भविष्य में उसको लाभ होगा? नहीं किया, नहीं किया ना। क्या 10 लाख रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जिससे कैपिटल फॉर्मेशन हो? नहीं हुआ ना कैपिटल फॉर्मेशन। 8 लाख रुपए घूम के आ गया, बस खत्म हो गई चीज। क्या घूमकर आने से 8 लाख रुपए से भविष्य में उसको कोई लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या भविष्य में उस 8 लाख रुपए से उसको इनकम मिलेगी? नहीं मिलेगी। बुलेट पे नहीं मिलेगी। अब दूसरा बच्चा जो है 10 लाख रुपए, उसने क्या किया, उसने जो उसके पास 10 लाख रुपए आए थे, उसने एक छोटा सा प्लॉट ले लिया किसी जिले में जाकर के। भाई जयपुर में तो महंगा प्लॉट मिलता है, एक काम करता है बाड़मेर में भी महंगा हो गया आजकल तो तेल वगैरह के कारण। वो गया इस तरफ थोड़ा सा, और जैसलमेर तरफ, थोड़ा जालोर की तरफ आ गया और 10 लाख रुपए में एक प्लॉट ले लिया। और 10 लाख रुपए में प्लॉट ले लिया, या मान लीजिए 10 लाख रुपए में उसने क्या किया, एक जो है ना, एक प्लॉट ले लिया, और एक और प्लॉट लेके उसने छोटा मोटा जो है वो कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद उसने जो किसी को किराए पर दे दिया 10,000 रुपये में। अब इसने कैपिटल फॉर्मेशन किया, उसकी ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ेगी और जो है वो 10,000 रुपये उसका हर महीने किराया भी आ रहा है। तो सरकार भी ये देखती है कि अर्थव्यवस्था में ऐसे सेक्टर कौन से हैं जहां पर कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। हमारी जीडीपी का कितना % हिस्सा जो है वो ऐसी जगह निवेश हो रहा है जिससे भविष्य में हमें और लाभ मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक पिता की इनकम का पैसा कितनी जगह, मतलब कितना पैसा उस जगह पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिससे पिताजी की इनकम भविष्य में और बढ़ेगी, उसको कहते हैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे हम कैपिटल फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है ना। अब आप देखो, अब सिंपल आप देखो चीजें कि हमारी जो जीडीपी है वो लगभग स्थिर मूल्य पर देखोगे, स्थिर मूल्य पर जीडीपी देखोगे तो लगभग 8,15,000 करोड़ रुपए की है। उस 8,15,000 करोड़ में से ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा है हमारा लगभग 4 लाख करोड़ का, 3,99,594 करोड़ रुपए का। इस 8,15,000 करोड़ हमारे जो स्थिर मूल्य पर जीडीपी है उसमें से 3,99,594 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह हो रहा है जहां सर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहे हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन से आने वाले समय में हमारी जीडीपी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। और सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर लगभग 78% का ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है प्राइवेट सेक्टर? क्योंकि अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस में सबसे ज्यादा कौन सी कंपनियां कार्यरत है, कौन सा घराना कार्य कर रहा है, तो वो हमारा प्राइवेट सेक्टर आता है। पानी की बोतलें भी प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, और रोड भी अब तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के तहत प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मॉडल पर बना रहा है, कारें प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। ठीक है, आपकी जो है कपड़े प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, बेल्ट प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। तो जब वही बना रहे, जीडीपी में योगदान ही उनका ज्यादा है, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी वही करेंगे ज्यादा। वो क्या करेंगे, उन्होंने मान लीजिए एक बेल्ट बनाने वाली कंपनी है, उसने जो है इस साल खूब सारा प्रोडक्शन किया और जीडीपी में योगदान किया। उसके पास जो पैसा आया उसमें से उसने जो है एक और प्लांट लगा लिया, तो उसने प्लांट लगाया जिससे इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा था, है तो वो प्राइवेट सेक्टर वाला ही। तो 3,99,594 करोड़ में से लगभग 3,13,860 रुपए, यानी कि लगभग 78.54% जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और सरकारी सेक्टर जो है वो मात्र 85,734 करोड़ रुपए का योगदान है, लगभग 21.46% का योगदान है। क्योंकि राजस्थान सरकार की ऐसी कंपनियां नहीं है, कुछ हैं जो काम कर रही है, जैसे राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो आपके तेल वगैरह, सॉरी ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में कर रही है। आपका राजस्थान जो है माइंस एंड मिनरल्स जो है एक कंपनी है सरकार की, एक सांबर सॉल्ट लिमिटेड कंपनी है। कुछ ऐसी कंपनियां जो कैपिटल फॉर्मेशन का काम कर रही है, वो भी मिला के देखोगे तो 21.46%। अच्छा, कैपिटल फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है, क्या विनिर्माण सेक्टर में हो रहा है, क्या निर्माण सेक्टर में हो रहा है,
क्या इंडस्ट्री, क्या होटल में हो रहा है, क्या आवास में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो निर्माण सेक्टर में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। कंस्ट्रक्शन में यानी कि रोड ज़्यादा बन रही है, रोड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एनर्जी जो प्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स है, बिल्डिंग्स है, आप देखो आपके आसपास फ्लैट्स बन रहे हैं, ये फ्लैट्स क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन ही तो है। तो ये आपको समझ में आया। अगर यहाँ से सवाल आएंगे तो कैसे आएंगे कि राजस्थान का सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना है, तो 3,99,000। अच्छा, ये जीडीपी का कितना है, ये जीडीपी का मात्र 29.43% है, 29.43% जो है वो हमारा जीडीपी का है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किसमें है, निर्माण सेक्टर में। और अगर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है मूल्य सांख्यिकी। इसको 10 मिनट का टॉपिक है, इसको थोड़ा आप समझ लो। देखो ये क्या है, आप दिमाग में बिठा दोगे तो फिर आपकी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। देखो मूल्य सांख्यिकी में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या है आप इसको समझो। अब इसका जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है, जीडीपी भूल जाओ, ठीक है ना। अब दूसरी जगह, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। क्या कहते हैं, थोक मूल्य सूचकांक। और इसको कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब ये मूल्य सूचकांक क्या है, जैसे सिंपल फॉर्मेशन में बात करें, सिंपल फॉर्म में बात करें तो जैसे ये बेसिकली महंगाई की गणना करने के तरीके हैं, ठीक है। ये पानी की बोतल जो है, मान लो मैं फैक्ट्री मेरी है और मैं पानी की बोतलें बनाता हूँ, और मैंने मान लीजिए कि 50 बॉक्स पानी के बोतलों की बनाई। अब मैं सीधा ग्राहक को नहीं बेच रहा हूँ, मैं किसको दे रहा हूँ, होलसेल व्यापारी को दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ, होलसेल व्यापारी को। मैंने होलसेल व्यापारी को ये मान लीजिए कि मैं आप बात करता हूँ 2018-19 की, 2018-19 में, ठीक है, समझिए इसको। ये मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मैंने पानी की बोतल बनाई, और एक पानी की बोतल का जो मूल्य था वो मान लीजिए 8 रुपये था। कितना था, 8 रुपये 18-19 में था। ये 8 रुपये एक पानी की बोतल का मूल्य था। ये मैंने होलसेल व्यापारी, ये होलसेल व्यापारी मान लीजिए, ये होलसेल व्यापारी है, इस होलसेल व्यापारी को मैंने क्या कर दिया कि 8 रुपये में इसको बेच दिया, ठीक है, होलसेल व्यापारी को। होलसेल व्यापारी ने क्या किया कि इसमें 3 रुपये जोड़े होलसेल और रिटेलर को बेच दिया, यानी कि होलसेल व्यापारी ने 11 रुपये में किसको बेच दिया, रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर जो है, रिटेलर ने क्या किया कि रिटेलर ने हम लोगों को जो है इसने 4 रुपये जोड़े और हम लोगों को 15 रुपये में बेच दिया, यानी कि हमें कितने में मिला, 15 रुपये में, 15 रुपये में मिला बनी कि। और होलसेल व्यापारी ने, सॉरी, जो मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर ने होलसेल व्यापारी, थोक जो व्यापारी था उसको कितने में बेचा था, 8 रुपये में, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला साल आ गया, अब समझना इसको, अगला साल आ गया 2000 जो है वो 20-21 आ गया। अब 2020-21 में मेरी फैक्ट्री है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है होलसेल व्यापारी को जो है 8 के बदले में 10 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। पहले 8 रुपये में बेचता था, अब मैंने इससे 2 रुपये बढ़ गया, मैंने कहा भाई ये कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है तो मैं आपको 10 रुपये में बेच। अब ये जो होलसेल व्यापारी है, थोक व्यापारी है, उसने रिटेलर को इसको 10 रुपये में मिला, तो इसने भी इसको 13 रुपये में बेच दिया। पहले 11 में बेचता था, अब 13 में बेच दिया, ठीक है ना। अब रिटेलर जो है, रिटेलर ने क्या कर दिया, कंज्यूमर को, यानी कि आपको, इसको 13 रुपये में आया तो इसने क्या कर दिया, इसको 18 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि यार पहले ये पानी की बोतल मुझे 15 रुपये में मिल रही थी और अब मुझे 18 रुपये में मिल रही है। तो उपभोक्ता क्या कहेगा, उपभोक्ता कह रहा है कि मेरे लिए कितने रुपए महंगी होगी, 3 रुपये महंगी हुई कि नहीं हुई महंगी। पहले मुझे ये 15 रुपये में मिल रही थी, अब मुझे ये 18 रुपये में मिल रही है, तो मेरे लिए कितनी महंगी हुई, मेरे लिए 3 रुपये महंगी हुई। ये अगर ये उपभोक्ता कह रहा है कि मुझे कितनी महंगी पड़ी तो 3 रुपये, अगर मैं इस लेवल पर गणना करूं तब तो इसको क्या कहेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। समझ आ रहा है कि भाई कंज्यूमर को कितनी महंगी मिली, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं कहूं कि अब ये होलसेल व्यापारी है, ये कौन है, होलसेल व्यापारी। होलसेल व्यापारी कह रहा है कि यार मुझे पहले 8 रुपये में मिल रही थी, अब मुझे 10 रुपये में मिल रही है तो मेरे लिए कितनी महंगी हुई, तो 2 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोक व्यापारी के लिए कितनी महंगी हुई, 2 रुपये। उपभोक्ता के लिए कितनी महंगी हुई,
₹3। अगर मैं थोक मूल्य सूचकांक में क्या होता है कि कोई वस्तु कितनी महंगी हुई उसकी गणना थोक व्यापारी के स्तर पर की जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? होलसेल व्यापारी के स्तर पर की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या होता है कि कोई वस्तु कितनी महंगी हुई वो उपभोक्ता के मूल्य पर तय की जाती है। उपभोक्ता कौन हो? आपको पानी की बोतल अगर आप पहले 10 रुपए में मिलती थी और आज आपको 20 रुपए में मिल रही है तो आप कहोगे कि भाई मेरे लिए 10 रुपए महंगी हुई मूल्य सूचकांक में। लेकिन एक होलसेल व्यापारी है, उसको पहले ये पानी की बोतल 8 रुपए में मिल रही थी और अब उसको 12 रुपए में मिल रही है, तो वो क्या कहेगा? मेरे लिए 4 रुपए महंगी हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो ये पहला है। अच्छा, आप एक महंगाई की गणना इस लेवल पर की जानी चाहिए कि इस लेवल पर की जानी चाहिए? आपको क्या लगता है? इस लेवल पर की जानी चाहिए। अंतिम मूल्य कौन चुका रहा है? उपभोक्ता तो चुका रहा है ना, इस मूल्य पर की जानी चाहिए। अब सरकार क्या करती है? महंगाई की गणना 2 लेवल पर करती है, एक थोक मूल्य सूचकांक पर और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो पहला तो अंतर आपको मोटा मोटा ये समझ में आया कि भाई सर होलसेल प्राइस इंडेक्स में थोक व्यापारी के स्तर पर रेट कितनी बड़ी है उसका तय किया जाता है। सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपभोक्ता स्तर पर देखा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में केवल गुड्स शामिल की जाती है, केवल वस्तुएं शामिल की जाती है, ठीक है। और उन वस्तुओं के कौन से रेट लिए जाते हैं? थोक मूल्य। समझ में आ रहा है क्या? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं और सेवाएं दोनों शामिल की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल किए जाते हैं। और इन दोनों के कौन से वैल्यू लिए जाते हैं? कंज्यूमर प्राइस लिए जाता है कि कंज्यूमर को कितनी महंगी हुई, उपभोक्ता को कितनी महंगी हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इसमें वस्तुएं मतलब क्या? मतलब डब्ल्यूपीआई में हमेशा जब भी गणना होगी, डब्ल्यूपीआई में जब भी गणना होगी तो उसमें केवल वस्तुओं का मूल्य कितना बढ़ा है उसकी महंगाई की गणना है। पानी की बोतल हो गई, एक किताब बन गई, वस्तु है, ठीक है, एक समोसा हो गया, वस्तु है, एक मोबाइल हो गया, वस्तु है, तो उनकी ही थोक मूल्यों की गणना की जाएगी। उसमें सर्विस सेक्टर नहीं होगा कि भाई देखो पहले तो मैं बाड़मेर से जैसलमेर जाता था तो बस का किराया था 80 रुपए, अब मैं जाता हूं तो 130 रुपए। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये बस का किराया 50 रुपए बढ़ा, क्या ये इसकी गणना होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बस का किराया सर्विस सेक्टर में आता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल वस्तुएं शामिल होती है। अरे यार पहले मैं जब मैं कोचिंग करता था तो 2019-20 में कोचिंग की जो फीस थी वो थी 60,000 रुपये। अब जो इस साल तो हो गई है वो 90,000 रुपये हो गई है, मतलब 30,000 रुपये बढ़ गई। तो क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स में कोचिंग के कोर्स की फीस को काउंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उपभोक्ता मूल्य थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुएं शामिल होती है। उपभोक्ता में सब होती है, वस्तुएं, सेवाएं, बीड़ी, सिगरेट कितनी रेट बढ़ी, ट्रेन का किराया कितना बढ़ा, टीचर की फीस कितनी बढ़ी, डॉक्टर साहब के फाइल की फीस कितनी बढ़ी, सब इसमें आएगा, ठीक है ना। अब देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स तो एक ही होता है, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो उपभोक्ता तो अलग अलग प्रकार के। भाई एक तो उपभोक्ता कौन है? एक तो उपभोक्ता ऐसा है जो ग्रामीण मजदूर है। भी सारे उपभोक्ता एक जैसे थोड़े। गांव का मजदूर है, उसके लिए कोई चीज कितनी महंगी हुई, तो गांव का मजदूर कहे भाई आप जैसे मान लो सरसों का कोई तेल है 5 किलो आप लेके आते थे मान लीजिए 200 रुपए में, अब वो हो गया 260 रुपए का, और आप गांव के आदमी हो लेकिन आप हो तो उपभोक्ता, आप कहोगे कि यार ठीक है ना 200 से 260 मुझे ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए तो ये महंगाई इतनी नहीं है। लेकिन कोई बेचारा ग्रामीण मजदूर है जो मनरेगा में काम करता है, वो कहेगा अरे पहले 200 में मिल रहा था अब 260 रुपए, मेरी मनरेगा की मजदूरी 200 रुपए, मेरे लिए तो 60 रुपए बहुत महंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे लिए तो बहुत महंगा हो गया ये। तो ग्रामीण मजदूरों के लिए जो जिसको अपन कहेंगे रूरल जो है आपके लेबर के लिए, एक होते हैं इंडस्ट्रियल श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं उनके लिए अलग, उद्योगों में जो काम करते हैं। अच्छा सॉरी, आप जब कर्मचारी बन जाओगे तो आपके महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है ना, डियरनेस अलाउंस कहते हैं। जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है तो वो औद्योगिक श्रमिकों के अनुसार ही महंगाई भत्ता। एक होता है एग्रीकल्चर लेबर, एक ग्रामीण मजदूर, एक औद्योगिक मजदूर और एक कृषि मजदूर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर लेबर। इन तीनों का, ये तीनों जो मजदूर है ना, इन तीनों का डेटा और इनका सूचकांक कौन जारी करता है? भाई सूचकांक कोई तो जारी करता होगा। तो इन तीनों का सूचकांक जो है वो हमारा श्रम ब्यूरो
पहले शिमला जारी करता था, अब श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, चंडीगढ़ में एक लेबर ब्यूरो ऑफ लेबर है चंडीगढ़ में, वो इन तीनों का डेटा जारी करता है, ठीक है ना। लेकिन क्या इससे पूरे भारत की महंगाई की गणना होती है? नहीं होती है। ग्रामीण मजदूरों से केवल ग्रामीण मजदूरों पर महंगाई का कितना असर हुआ उसकी गणना हो सकती है। औद्योगिक श्रमिकों से केवल औद्योगिक श्रमिकों को महंगाई कितनी जो है उनको नुकसान पहुंचा रही है उसकी गणना हो सकती है। कृषि मजदूरों के लिए, केवल कृषि मजदूरों के लिए वो चीज़ कितनी महंगी हुई उसकी गणना हो सकती है। पूरे भारत की महंगाई की गणना करने के लिए जनवरी 2015 में एक नए प्रकार का इंडेक्स लाया गया था पूरे भारत की महंगाई की गणना करने के लिए, जिसको कहते हैं सीपीआई संयुक्त। और सीपीआई संयुक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें R+U ग्रामीण और शहरी दोनों को शामिल किया जाता है। कल अगर सवाल आ जाए कि पूरे भारत में महंगाई की गणना किसके आधार पर की जाती है, तो सीपीआई संयुक्त कि भाई उपभोक्ता को कोई चीज गांवों में कितनी महंगी पड़ी, और उपभोक्ता एक तो गांव में और एक उपभोक्ता शहर में, उपभोक्ता को पानी की बोतल गांव में कितनी महंगी पड़ी, या गांव के उपभोक्ता को, अच्छा ये चीज ज्यादा कहनी अच्छी है, गांव के उपभोक्ता को पानी की बोतल कितनी महंगी लगी और शहर के उपभोक्ता को पानी की कितनी, ये जो है वो पानी की बोतल कितनी महंगी पड़ी। इन दोनों को जोड़कर हम कहेंगे कि ये पूरे भारत की महंगाई है या ये राजस्थान की महंगाई है। इसमें उपभोक्ता कौन है? सारे उपभोक्ता है, एग्रीकल्चर वगैरह सारे। तो पूरे भारत की या किसी राज्य की महंगाई की गणना किस आधार पर की जाती है? तो सीपीआई संयुक्त R+U, जिसको रूरल और अर्बन कहते हैं, इसके आधार पर पूरे भारत की गणना की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक में केवल थोक व्यापारी को कोई चीज कितनी महंगी पड़ी उसकी गणना की जाती है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अपन देखेंगे थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है उससे संबंधित जो डेटा संग्रहण करने का काम जो है वो 1957 से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, ये 1957 से क्या कर रहा है, हर 7 दिन के आधार पर डेटा का संग्रहण करता है कि होलसेल व्यापारी को ये चीज आज 10 रुपए में मिल रही थी, ये 7 दिन के बाद में 7 दिन के बाद में 11 रुपए में मिल रही है, तो यानी कि 1 रुपए बढ़ा है। तो ये डेटा इकट्ठा करता है कि कोई चीज कितनी महंगी होलसेल व्यापारी को मिल रही है, ठीक है ना। इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती है और वस्तुओं का थोक मूल्य शामिल होता है। अच्छा, उन वस्तुओं की जो रेट है वो 1999-2000 से, कैसे कि ये इसका बेस ईयर 1999-2000 है। 1999-2000 बेस ईयर का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये पानी की बोतल है, ये कहना चाह रहे हैं कि ये पानी की बोतल जो है ये 1999 और 2000 में ये पानी की बोतल जो है वो होलसेल व्यापारी को 3 रुपए में मिलती थी, और 2023-24 में ये पानी की बोतल जो है वो होलसेल व्यापारी को आज जो है वो 9 रुपए में मिल रही है। तो महंगाई कितनी बढ़ गई? तो वो कहेंगे कि 6 रुपए। तो बेस ईयर कौन सा इनका पानी की बोतल तय करने का, महंगाई तय करने का? मैं कहूंगा अच्छा महंगाई तय करोगे तो किसी के साथ में तो तुलना करनी पड़ेगी ना आपको कि ये आज वस्तु जो है ये 50 रुपए की मिल रही है, तो मैं कहूंगा कितनी महंगी हुई। तो बोले सर ऐसे कैसे बता दो कितनी महंगी हुई, पहले बताओ तो सही कि पहले कितने में मिलती थी और कौन से साल में किस लेवल की मिलती थी, वो तो मुझे बताओ ना। तो मैं कहूंगा कि देखो 1999 और 2000 में ये पानी की बोतल 3 रुपए में होलसेल व्यापारी को मिलती थी, तो आज ये वस्तु होलसेल व्यापारी के लिए कितनी महंगी हुई। तो सर ये बताओ मुझे कि 1999-2000 में ये पानी की बोतल होलसेल व्यापारी को 3 रुपए में मिल रही थी, 19 और 2023-24 में जो होलसेल व्यापारी को ये पानी की बोतल 9 रुपए में मिल रही है, तो सर 6 रुपए महंगी हुई। अच्छा, मतलब मैं ये कहूंगा कि बेस ईयर वाली रेट मुझे आपको बतानी पड़ेगी और फिर बताऊंगा कि इसके कंपैरिजन में कितनी वस्तु महंगी हुई है। तो होलसेल व्यापारी के लिए जो है बेस ईयर कौन सा है? 1999-2000। कितनी वस्तुएं शामिल है? तो 154। केवल 154 वस्तुओं में रेट कितनी बढ़ी है उसकी गणना करते हैं। कितनी वस्तुएं हैं? 154। सारी वस्तुएं नहीं, कितनी पूरे राजस्थान में 154 ऐसी वस्तुएं हैं जिनके रेट में कितनी बढ़ोतरी हो रही है 1999-2000 की तुलना में, केवल उनकी गणना की जाती है होलसेल लेवल पर। इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर और खनिज है, उससे 75 वस्तुएं ली गई है।
ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपसंहरणीय के वहां से 10 वस्तुएं ली गई है, और विनिर्मात जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स है उनसे 69 वस्तुएं ली गई है। सर्वाधिक वस्तुएं जो है वो प्राइमरी सेक्टर से ली गई है। कुल मिलाकर 154 वस्तुएं हैं। इन 54 वस्तुओं का 1999-2000 से आज की तुलना में होलसेल व्यापारी के स्तर पर देखा जाता है कि होलसेल व्यापारी को ये चीज 154 वस्तुएं कितनी महंगी मिल रही है 1999-2000 की तुलना में। ठीक है, इसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। केवल 154 वस्तुएं शामिल है और केवल वस्तुएं शामिल है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह देखा जाता है कि कोई वस्तु उपभोक्ता के स्तर पर कितनी महंगी मिल रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मोटे रूप में 4 प्रकार के हैं राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है ना, एक होता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक होता है कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक होता है ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और एक होता है संयुक्त, जिसको ग्रामीण और अर्बन कहते हैं। जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, उनके लिए आधार वर्ष है 2016। और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो, अच्छा राजस्थान में एक चीज और ध्यान रखो, राजस्थान में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है वो सबसे ज्यादा आप देखोगे तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर में, यहां पर औद्योगिक घराने ज्यादा काम कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? एक तो अलवर में, एक भीलवाड़ा में और एक जयपुर में। तो यहां पर जो औद्योगिक श्रमिक हैं सबसे पहले क्या करते हैं, ये जैसे अलवर है, ये अलवर का एरिया है, तो अलवर का एरिया है, तो अलवर के एरिया में जो ब्यूरो ऑफ लेबर है चंडीगढ़ है, उनके प्रतिनिधित्व या उनकी तरफ से राजस्थान के जो लेबर डिपार्टमेंट है उनका डेटा होगा। ठीक है ना, वो वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि 2016 में यहाँ पर इंडस्ट्रियल श्रमिक है अलवर में, केवल औद्योगिक श्रमिक जो उद्योगों में काम कर रहे हैं भिवाड़ी वगैरह में, तो जाकर कहेंगे कि भाई 2016 में आपको ये पानी की बोतल कितने में मिल रही थी। अब देखो, अब ये पानी की बोतल उपभोक्ता के स्तर पर, वो कहेगा सीधे उससे मजदूर से बात करेंगे, कौन सा औद्योगिक, पानी की बोतल कितने, तो बोले यार 2016 में तो सर मुझे ये पानी की बोतल है ना 13 रुपये में मिलती थी। अब जो है ये 2023 में 23-24 में आपको पानी की बोतल कितने में मिल रही, तो वो सीधा कहेगा 20 रुपये में, तो मैं कहूँगा उसके लिए 7 रुपये महंगी। तो इनका आधार वर्ष कौन सा है? 2016। इनका आधार वर्ष कौन सा है? 2016। इसमें होलसेल व्यापारी नहीं है, इसमें सीधा उपभोक्ता है, और उपभोक्ता कौन सा है? इंडस्ट्रियल श्रमिक है। तो ऐसे 3 घराने हमारे अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, इन 3 घरानों का ही औद्योगिक श्रमिकों का डेटा लिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अच्छा सरकारी और निजी जो कर्मचारी है उनके महंगाई भत्ते का निर्धारण भी इस आधार पर, आपकी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो ये तय किया जाएगा कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना बड़ा है। ठीक है ना, कृषि श्रमिकों के लिए सबसे पुराना आधार वर्ष है 1986-87। ठीक है ना, और ग्रामीण श्रमिकों के लिए भी आधार वर्ष जो है वो 1986-87 है। ये दोनों भी, इनका डेटा भी श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा, इसका भी श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा, और औद्योगिक श्रमिकों का भी श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा। जहां जहां भी श्रमिक नाम आता है वहां श्रम ब्यूरो ऑफ लेबर चंडीगढ़ द्वारा जो है ये डेटा निकाला जाता है। ठीक है ना, अब मैंने आपको एक चीज बताई कि ग्रामीण और शहरी इन दोनों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ था कि मैं आपको बताऊं कि 2015 में एक कमेटी गठित की गई थी, उर्जित पटेल कमेटी, और ये उर्जित पटेल कमेटी जो है ये मैक्सिको, इनका बेसिकली जो इनका जो आप पेपर पढ़ोगे रिसर्च पेपर, तो वो मैक्सिको का है। ठीक है ना, और वहां पर जाकर इन्होंने इन्फ्लेशन काउंट करने की मेथड का उपयोग किया था कि महंगाई की गणना, एंड महंगाई की गणना के साथ में आरबीआई में रिस्ट्रक्चर कैसे किया जाए इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। तो इन्होंने 2015 में सबसे पहले तो ये कहा कि देखो भारत में जो महंगाई की गणना कर रहे हैं हम, जो WPI के आधार पर, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है, ये कैलकुलेशन सही नहीं बैठता है। क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक में एक तो आपके केवल गुड्स शामिल है, केवल वस्तुएं शामिल है, उसमें सर्विसेज सेवाएं शामिल नहीं है। बस का किराया कितना बड़ा, ट्रेन का किराया कितना बड़ा, फ्लाइट का किराया कितना बड़ा, कोचिंग की फीस कितनी बड़ी, डॉक्टर हॉस्पिटल के चार्जेस कितने बड़े, ये सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर तो इसमें है ही नहीं है, और एक कंज्यूमर के लिए सर्विस सेक्टर में कितनी महंगाई है उसकी गणना तो ये WPI कर नहीं रहा है। तो कहा कि ये WPI के आधार पर जो आप इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की गणना करते हो, इसको आप छोड़िए, ये मेथड सही नहीं है। ठीक है ना, अब समय आ गया है कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, CPI के आधार पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हम महंगाई की गणना करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई की गणना करें। तो बताओ कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन सा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल लेबर वाला होना चाहिए कि एग्रीकल्चर लेबर वाला होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा एक CPI बनाओ जो पूरे भारत की महंगाई की गणना करे,
तो उन्होंने कहा कि एक नए प्रकार का सीपीआई लाते हैं, सीपीआई आर प्लस यू, सीपीआई जिसको संयुक्त भी कहते हैं, सीपीआई ग्रामीण और अर्बन, अर्बन यानी शहरी, जिसको कहते हैं सीपीआई संयुक्त। अब ये सीपीआई संयुक्त जो होगा ना वो पूरे इंडिया के लिए एक होगा और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होगा, स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग होगा। जैसे राजस्थान का अलग सीपीआई होगा आर प्लस यू, की राजस्थान में महंगाई कितनी है तो उसका अलग आएगा, झारखंड में महंगाई कितनी है उसका अलग आएगा, और इंडिया में महंगाई कितनी है इसका अलग आएगा। जब ये उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंडेशन किया तो इसको जो है वो मान लिया गया, और जनवरी 2015 से, जनवरी 2015 से, जनवरी 2015 से पूरे भारत में महंगाई की गणना जो है वो सीपीआई आर प्लस यू, सीपीआई संयुक्त के आधार पर की जाती है, जिसमें वस्तु और सेवाएं सारी शामिल की जाती है, और इसमें जो कंज्यूमर है वो सारे आते हैं, ग्रामीण और शहरी, गांवों के सभी मजदूर, आम व्यक्ति से लेकर ग्रामीण में कृषि करने वाला, ग्रामीण में मजदूरी करने वाला, ग्रामीण में इंडस्ट्रियल वर्कर, सारे श्रमिक आते हैं, और शहरों के, इसको आर प्लस यू कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ग्रामीण आर प्लस यू संयुक्त। ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है एनएसओ, ठीक है ना, एनएसओ जारी करता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। ये इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कार्यालय, सॉरी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये जो है वो इसका आधार वर्ष 2012 है। तो सबसे पहले तो अब तक जो सवाल आए वो आधार बेस के आधार पर आए, ठीक है ना। आपसे पूछ सकते हैं कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता था, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, इसका आधार वर्ष कौन सा है, तो 2016। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसमें कौन से राजस्थान के 3 केंद्र शामिल है, तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, ठीक है ना। कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई, इसका आधार वर्ष कौन सा है, तो 1986-87, ठीक है ना। ये कौन जारी करता था, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, ठीक है ना। ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है, 1986-87, कौन जारी करता था, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। ग्रामीण शहरी संयुक्त सीपीआई जो है उसका आधार वर्ष कौन सा है, तो 2012, इसको कौन जारी करता है, तो एनएसओ। और पूरे भारत में महंगाई की गणना, या राज्य में पूरे राज्य के लिए महंगाई की गणना इसके आधार पर की जा रही है जनवरी 2015 से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा चैप्टर समझ में आया आपको। अब इसको आपको रिवीजन करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल।